मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अ वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। माय नेम इज नुपुर शर्मा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं मूवमेंट्स के चैप्टर। ठीक है भाई, तो मूवमेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। बिहाइव बच्चों हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। मूवमेंट्स का पार्ट 1, ठीक है, टर्म 1 के, जैसे कि आपको मैंने बिहाइव में पढ़ाया था, तो 5 चैप्टर्स थे आपके टोटल टर्म 1 में। तो अब आपके यहां पर भी मूवमेंट से भी 5 चैप्टर्स आएंगे, फर्स्ट 5 चैप्टर्स आएंगे। तो मैं आपको आज 3 चैप्टर्स करवाने वाली हूं, और वो कौन कौन से 3 चैप्टर्स हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये बच्चे टर्म 1 का है। टर्म 1 जो आपके मिड टर्म टेस्ट होते हैं ना, उसमें आएंगे ये सारे के सारे चैप्टर। तो बता देती हूँ भाई कौन कौन से चैप्टर करेंगे आज हम लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों द लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर्स ऑफ टोटो और ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये तीनों के तीनों चैप्टर आज हम लोग करेंगे। अच्छा, कैसे करने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, ओवरव्यू भाई यानी कि चैप्टर लिखा किसने है, फिर साथ ही साथ चैप्टर किस लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या इसकी थीम है, किस बारे में है चैप्टर। उसके बाद जी आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाएगी बच्चों, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। पूरा चैप्टर मैं आपको समझाऊंगी अच्छे तरीके से। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपको भी याद रखने हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको अपना जो आप सेल्फ टेस्ट करते हो, ठीक है, हर बार बताती हूँ ना मैं आपको कि आपको अपना भी खुद का टेस्ट लेना है, जिसमें कुछ एमसीक्यू मैं आपको दूंगी चैप्टर खत्म होने के बाद। कभी कभी चैप्टर के बीच में हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आप लोग, मैं नहीं करवाऊंगी आपको चेक करना है कि आपको कितना आया, कितना अच्छे तरीके से आपको समझ में आया। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है बच्चों द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड, पहले टाइटल को समझ लेते हैं। लॉस्ट चाइल्ड का मतलब है खोया हुआ बच्चा। खोया हुआ बच्चा भाई, किसका बच्चा खो जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे, और उस खोए हुए बच्चे का क्या हाल है, माता पिता के बिना उसका क्या हाल है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अच्छा बच्चों, ये चैप्टर है किस बारे में? सबसे पहले तो हम लोग इसके राइटर के बारे में बात कर लेते हैं। बड़े ही प्यारे राइटर हैं इसके, बहुत ही ज्यादा फेमस राइटर हैं इसके। राइटर का नाम है मेरे बच्चों मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद यहां पर राइटर का नाम है। मुल्क राज आनंद कौन है भाई? मुल्क राज आनंद जो है ना, बहुत पुराने राइटर हैं वो। आज से ये मुझे लगता है कि कम से कम 70-80 ईयर्स पहले का ये चैप्टर है। 70-80 साल पहले का चैप्टर है। 70-80 साल पहले इस तरह की बड़ी बढ़िया कहानियां वो लिखते थे, नॉवल भी लिखा करते थे, अच्छी अच्छी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा करते थे, पार्टीशन के बारे में वो लिखते थे। ठीक है, महात्मा गांधी के बहुत बड़े फैन थे मुल्क राज आनंद। उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा उन्होंने ली थी, और उन्हीं के बारे में वो काफी सारी, मतलब मैं देखती हूँ कि ज्यादातर जो उनके उपन्यास हैं, जो उनके नॉवल है, महात्मा गांधी के बारे में होते थे। अच्छा, अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में भी उन्होंने लिखा हुआ है। तो मुल्क राज आनंद की सबसे बड़ी खासियत क्या है, हमें क्या समझना है? हमें ये समझना है कि वो ना जब भी कुछ लिखते थे उस चैप्टर में वो जान डाल देते थे। जब भी हम उनके चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वाकई में हम भी वहीं मौजूद हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिटेल में चीज को समझाते थे। तो यहाँ भी इस बच्चे के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये बच्चा कैसे एक मेले में जाता है और कैसे मेले में खो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम ये सब खुद अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अनुभव करने वाली बात एक और है कि ये ना एक बड़े ही प्यारे से टॉपिक के बारे में है। ये चैप्टर किस बारे में है बच्चों? ये है बच्चों रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता। रिलेशनशिप किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। भाई, माता पिता और बच्चों में जो रिश्ता होता है उसके बारे में यहां हम लोग देखेंगे। अच्छा, माता पिता के साथ बच्चों का कैसा रिश्ता होता है? अच्छा, कईयों के पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, डांटते हैं। कईयों के पेरेंट्स बड़े ज्यादा फ्रैंक होते हैं, बिल्कुल नहीं डांटते हैं। अलग अलग तरह के जो है वो रिश्ते होते हैं। लेकिन मैं यहां बता रही हूं बहुत साल पहले की बात। बहुत साल पहले जो माता पिता के साथ बच्चों के रिश्ते होते तो वो बिल्कुल अलग होते थे। आजकल अगर आपको कुछ भी चाहिए, आप फटाफट से अपने मम्मी पापा से कह देते हो कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, और आपके मम्मी पापा भी आपकी फरमाइशों को जो है वो सुनते हैं बड़े अच्छे तरीके से। अगर पूरी कर सकते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो आपकी सभी फरमाइशें जो है वो पूरी करें। नहीं कर पाते तो आपको बता देते कि नहीं बच्चे, ये मैं नहीं कर सकता, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कॉन्वर्सेशन है, पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ वार्तालाप करें, बात करते हैं अब। लेकिन अगर मैं बहुत साल पहले की बात करूं तो बहुत साल पहले जो है सिचुएशन, स्थिति काफी ज्यादा अलग थी बच्चों।
खासकर अगर हम लोग पिता की बात करें, पिता जो है अपने बच्चों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, क्योंकि पहले जो है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। रिस्पेक्ट आज भी होती है, आज भी होती है, लेकिन आज आप भी जानते हैं बच्चों कि कितनी रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स की। कम है, रिस्पेक्ट कंपैरेटिवली बड़ी कम है। पहले बच्चे माँ बाप की बहुत इज्जत करते थे, पापा से तो इतना ज्यादा डरा करते थे कि उनसे नजरें मिलाकर भी बात नहीं करते थे। जैसे कि मैं अपने आप कभी किसी बूढ़े बुजुर्ग से पूछना कि भाई जैसे हम लोग अपने माता पिता से बातें करते हैं, क्या पहले भी ऐसा होता था? तो वो कहेंगे नहीं भाई, पहले रिश्ते बड़े अलग तरीके के हुआ करते थे। जैसे कि मैं कभी अपने घर में पूछती हूँ, मेरे जो पापा हैं, मेरी बुआ वगैरह जो है वो भी बताते हैं कि भाई हमारे पिताजी, वो पिताजी बोला करते थे अपने पापा को, कि पिताजी जब घर में आते थे तो हम सब चुप हो जाते थे, हम लोग सब पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। मतलब मम्मी वो कहते थे हम या तो कुछ काम करने लग जाते थे या पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, और पिताजी जब आया करते थे नौकरी करके तो हम पिताजी के सामने कुछ बोलते ही नहीं थे। कम से कम आधा पौना घंटा हम उनसे बिल्कुल भी कुछ भी आपस में भी बात नहीं करते थे कि कहीं पिताजी को गुस्सा ना आ जाए। फटाफट उन्हें पानी पिलाना, उनके पैर धुलवाना, और बड़े ही ज्यादा, मतलब वो कहते थे कि आज तक मतलब मेरे जो पापा है उनका तो कहना है कि मैंने कभी भी अपने पिताजी की आंखों में आंखें डालकर जो है वो बात नहीं करी होगी। बहुत बुजुर्ग हो गए, उनके बच्चे हो गए खुद, तो उन्होंने जो है वो ऐसे बात करनी शुरू करी, अपने दिल की बातें जो है उन्होंने शेयर करना शुरू करी। लेकिन वो कहते हैं कि बचपन में तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी कि हम अपने पिताजी से कुछ कह दें। भाई ये तो कहना बहुत ही मुश्किल था कि हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, या हमें ये चाहिए, या हमें वो चाहिए। जो पिताजी ला देते थे बस जी हम लोग उसी में जो है वो गुजारा कर लिया करते थे। और अब देखो आप क्या सच्चाई है ये तो आप लोग जानते ही हो। तो जैसे जैसे समय बदलता रहता है, रिश्ते बदलते रहते हैं, और यहाँ ये चैप्टर पढ़कर आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ही अलग तरीके का रिश्ता जो है वो देखते हैं। यहाँ पर ये जो खोया हुआ बच्चा है उसका जैसे अपने, खासकर अपने पिता के साथ रिश्ता होता है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी हैं जब ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि मैम ये पापा जो है कंजूस हैं क्या? इसके पापा कुछ लेकर ही नहीं दे रहे हैं, मेले में गए, मेले में लेकर ही क्यों गए जब कुछ लेना ही नहीं है? बच्चे तो आजकल बोल देंगे ना, जैसे ये लोग मेले में जाते हैं तो आजकल के बच्चे क्या बोलेंगे, आप मुझे मेले में लाए क्यों जब आपने मुझे कुछ लेके देना ही नहीं है, जब आपने मुझे झूला झुलाना ही नहीं है, जब आपने मुझे खिलाना पिलाना ही नहीं है, तो आप मेले में लेकर क्यों आए? तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल पूछे हैं। पर वही बात है, रिश्ते काफी अलग तरीके के हैं यहाँ पर। तो चलिए चैप्टर को शुरुआत करते हैं चैप्टर की। लेकिन हाँ, ये चैप्टर जो है अगर आप लोगों को लग रहा है सिर्फ एक खोए हुए बच्चे के बारे में है, तो नहीं भाई, ये है एक रिश्ते के बारे में जो माता पिता का होता है अपने बच्चों से, और खासकर बहुत ही पुराने जमाने में। तो सबसे पहले है द बॉय गोज टू द फेयर। बच्चा जाता है, कहां जाता है भाई बच्चा? मेले में जाता है। मेला, फेयर होता है मेला। अच्छा भाई, पहले ना मेला बड़ा जरूरी हुआ करता था, मतलब मेला, अब आजकल मेले में कोई नहीं जाता, बहुत कम लोग मेले में जाते हैं। मुझे लगता है दशहरे के मेले में फिर भी चले जाते हैं लोग, लेकिन ज्यादातर मेले वेले में अब इतना पसंद नहीं करते हैं लोग जाना, क्योंकि अब आपके पास एंटरटेनमेंट के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है भाई, मजाक मस्ती और ये सब चीजें करने के और भी बहुत सारे हमारे पास जो है, जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारे स्रोत हैं हमारे पास। अच्छा, हमारे पास मोबाइल फोन है जो हमें एंटरटेन कर देता है, फिल्में भी देख लेते हैं हम लोग, टीवी है, सब कुछ है। लेकिन पहले सिर्फ मेला ही हुआ करता था, मेले में बाजार होता था, हाट बाजार वगैरह होता था। मैंने तो यहाँ तक सुना है और पुरानी पिक्चर्स में भी देखा है, पंजाबी पिक्चरों में बड़ा ज्यादा मेला मेला दिखाते रहते हैं, क्योंकि पुरानी पिक्चरें ज्यादातर, बहुत सारी ऐसे मैंने मूवीज देखी है जो आज से 40-50 साल पहले की हैं, पार्टीशन के टाइम की हैं भाई, 70-80 साल पहले। तो पहले क्या होता था ना, जो गांव के लोग थे उनके लिए मेला बड़ा जरूरी होता था, क्योंकि मेले में ही कपड़े मिलते थे, चूड़ियां वूड़ियां मिलती थी, औरतें बड़ी खुश होकर जो है वो जाती थी, उन्हें लगता था कि भाई मेले से हम लोग ये सब जो है वो कर सकते हैं, ये सामान खरीद सकते हैं। बच्चों को भी लगता था कि मेला ही है जहां पर हमें खिलौना जो है वो मिलेगा। तो ये सब चीजें बड़ी जरूरी होती थी, ये मेला बड़ा जरूरी होता था और मेला लगता भी रहता था। अभी आजकल अगर आप लोग देखोगे, ज्यादातर जो बड़ा मेला होता है या तो दशहरे पे लगता है या सावन का मेला जो है वो लगता है कहीं कहीं पर पहले मेला हर मतलब हर जैसे ही सीजन बदलता था, जैसे ही मौसम बदलता था तो मेला होता था। एक सर्दियों का मेला हुआ करता था, एक सावन का मेला हुआ करता था, एक बसंत ऋतु का मेला होता था। और यहाँ हम लोग बसंत ऋतु वाले मेले के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ पर वर्णन भी किया गया है इसका। तो द बॉय गोज टू द फेयर, बच्चा जाता है भाई मेले में जाता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेस इन कलरफुल अटायर एंड वॉक टुवर्ड्स द फेयर। तो भाई सब लोग बड़े एक्साइटेड होते थे, कोई ऐसा नहीं होता था जो मेले में नहीं जाता था, सब लोग मेले में जाया करते थे। और ये कौन सा
जो है वो समय था, वो था बेटा बसंत ऋतु का जो है वो समय था। जो गांव के लोग थे वो अपने घरों के बाहर निकले बच्चों। घरों के बाहर निकलने के बाद वो उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने थे, जैसे मैंने आपको कहा ना, मुल्कराज आनंद ने हर एक चीज का वर्णन किया है यहाँ पर कि लोग कैसे सजे हुए थे। पूरा एक चित्र आपके मन में उन्होंने बना दिया है कि लोगों ने कलरफुल अटायर, रंगीन रंग बिरंगे परिधान पहन रखे थे, वस्त्र पहने हुए थे और वो मेले की तरफ जा रहे थे। अ चाइल्ड along with his parents was going to the fair and was very excited and happy। और एक बच्चा भी अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था और बहुत उत्साहित और बहुत खुश था। पहले के बच्चों की जो खुशी थी ना मेले को लेकर, आप वो मैच ही नहीं कर सकते हो। आजकल के बच्चे भी खुश होते हैं मेले में जाके, लेकिन जो पहले की जो खुशी थी वो तो आप सोच ही नहीं सकते। क्योंकि पहले मेला ही होता था जहां उन्हें लगता था कि भाई हमारी जो है हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, अमूमन जो हमें घर में नहीं देखने को मिलती है। पूरा रूटीन लाइफ बड़ी बोरिंग चल रही होती थी, मेला ही होता था जो उनके जीवन में खुशी जो है वो लेकर आता था। तो पेरेंट्स रिएक्शन ऑन बॉयज अट्रैक्शंस, अब माता पिता का क्या रिएक्शन है बच्चे की अट्रैक्शंस को देखकर। बच्चा जो है बहुत सारी चीजें जो है वो कर रहा है, मतलब आकर्षित हो रहा है बहुत सारी चीजों से। अच्छा, जब हम लोग मेले में जाते हैं, अब पहले का सीन इमेजिन करो कि मेले में जब जाते थे तो मेले में रास्ते में भी कुछ हल्की बहुत दुकानें होती थी, स्टॉल वगैरह होते थे और मेले के अंदर तो होते ही थे। अब छोटा सा बच्चा बड़ा अट्रैक्टेड हो रहा है, बड़ा ही आकर्षक, जो जैसे आजकल बच्चे मॉल में होते हैं। आजकल माता पिता बच्चों को मॉल लेकर जाते हैं। मॉल में बच्चों को देखा है, कभी देखा है ऐसे लेटे हुए होते जमीन पर बड़े प्यारे लगते हैं। कई बच्चे जो है जमीन पर फैल गए होते हैं, नहीं मुझे टेडी चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। पहले नहीं कर सकता था भाई कोई ऐसा। तो यहाँ पे he was attracted to the stalls of toys and sweets, though his father got angry but his mother pacified him and diverted his attention। भाई बच्चा आकर्षित हो रहा है। अट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है भाई, आकर्षित। बच्चा छोटी छोटी चीजों को देखकर आकर्षित हो रहा है, जैसे कि खिलौने, जैसे मिठाइयां। हालांकि दो हिज फादर, दो का मतलब क्या होता है बेटा, हालांकि पिताजी तो गुस्सा भी कर रहे थे, पिताजी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्या ये बार बार जो है चीजों की डिमांड कर रहा है। लेकिन मम्मी उसे पैसिफाई कर रही थी, ठीक है, मम्मी जो है पैसिफाई कर रही थी, उन्हें शांत कर रही थी, ठीक है, कि कोई बात नहीं, बच्चे ऐसा करते हैं। और माँ अपने बच्चे की अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। डाइवर्ट का मतलब है दूसरी चीजों की ओर उसका ध्यान लगाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा देखो देखो देखो। बच्चा कह रहा था ये चाहिए वो चाहिए, तो देखो देखो वो सरसों का खेत, अरे देखो ये तितलियां, देखो ये देखो वो, जैसे होता है ना बच्चे का ध्यान बटाना। द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग्ड बिहाइंड बिकॉज हिज आईज वर कॉट बाय वन थिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन। भाई बच्चा आगे आगे चल रहा था, पहले तो मम्मी पापा बार बार आवाज मारे, बच्चा पीछे हुए जा रहा है। अब पहले तो चलने लगता है, बच्चा आगे बढ़ा लेकिन बार बार पिछड़ रहा था, बार बार पीछे ही रह जा रहा था माँ बाप के। हालांकि उसकी नजर बार बार किसी ना किसी चीज पर पड़ रही थी। बच्चा बार बार किसी ना किसी चीज को देखकर अट्रैक्ट हो रहा था, कभी कोई चीज कभी कोई चीज। अभी मेला कितना कलरफुल होता है, कितना आकर्षक होता है, कितना रंग बिरंगा होता है, तो बच्चा है भाई, बच्चे का दिल तो पसीज जाएगा। तो बच्चा जो है बार बार रुक रहा था। नाउ द ब्यूटिफुल मस्टर्ड फील्ड। अच्छा, यहां पर एक खूबसूरत सरसों के खेत के बारे में बताया गया है। तो सरसों के खेत तो बच्चों आप लोगों ने जरूर देखे होंगे। कुछ ऐसे सरसों के खेत जो है वो दिखते हैं पीले पीले और बहुत ही सुंदर लगते हैं, ठीक है। Meanwhile his mother asked him to see the mustard field which looked like a field of gold। अच्छा, बच्चे का ध्यान बार बार भटक रहा था, तो माँ बच्चे को क्या दिखाती है, माँ बच्चे को दिखाती है देखो बेटा सरसों का खेत, ठीक है, सरसों का खेत दिखाती है। और सरसों का खेत कैसा था बेटा, ऐसा लग रहा था जैसे सोने का हो। Looked like a field of gold। बिल्कुल कैसा लग रहा था बच्चों, ऐसा लग रहा था मानो सोने का खेत हो। क्यों, क्योंकि सोना भी पीले रंग का होता है और सरसों एक्चुअली में चमकती भी बहुत ज्यादा है। अगर आप लोगों ने सरसों के खेत देखे हैं, कई बच्चों के गांव में भी होते होंगे, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। पंजाब में जो है आप लोग चले जाओ या यूपी साइड भी कई जगह मैंने देखा है कि सरसों के खेत लहलहा रहे होते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। आजकल के बच्चों को मुझे नहीं पता कि कितने पसंद आएंगे, लेकिन पहले बच्चों को इसी तरीके की चीजें बड़ी अच्छी लगती थी। A group of dragonflies were fluttering their colorful wings over the mustard flowers. The child tried catching one of those colorful insects। अच्छा, बच्चा बड़ी सारी चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है। अब उसे क्या दिखता है, सरसों के खेत में उसे दिखती हैं
ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई एक तरह की बटरफ्लाई जैसे होती हैं, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज उससे कुछ कीड़े दिखाई देते हैं, रंग बिरंगे कीड़े नजर आते हैं उड़ने वाले, वो उनसे अट्रैक्ट हो जाता है जो कि फ्लटर कर रहे थे, जो कि फ्लटर कर रहे थे अपने कलरफुल विंग्स को। फ्लटर का मतलब होता है फड़फड़ाना। ये कलरफुल अपने पंख जो है, विंग्स का मतलब होता है बेटा पंख, अपने कलरफुल अपने रंग बिरंगे पंखों को वो फड़फड़ा रहे थे, तो बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा था, बच्चे को रंग बड़े पसंद होते हैं। द चाइल्ड ट्राइड कैचिंग वन ऑफ दोस कलरफुल इंसेक्ट्स। अच्छा, बच्चे ने कोशिश भी करी कि वो इन रंगीन तितलियों को जो है वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट हिज मदर कॉल्ड हिम टू द फुटपाथ एंड ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली। लेकिन बच्चा जो मम्मी जो है वो बुला लेती कि आ जाओ आ जाओ, क्योंकि बच्चा बराबर पीछे छूट रहा था। अब वो तितलियां पकड़ने लगता है तो माँ कहती है आजा आजा चल आजा, और बच्चा उनके पीछे पीछे चला जाता है। गेली, गेली का मतलब होता है हैप्पीली। बच्चा खुशी खुशी माता पिता के पीछे जो है वो चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेले में जा रहा हूं, मेले में तो और भी रंग बिरंगी चीजें देखने को मिलेंगी। तो भाई ऐसा होता है, मुझे लगता है आप भी जब छोटे हो गए तो आप लोगों ने भी कभी तितलियां पकड़ने की कोशिश करी होंगी। मुझे याद है, जैसे कि मैं वही बोल रही हूँ कि आप लोगों का बचपन जो है वो काफी अलग है, लेकिन अगर आपने इस तरह की चीजें की हैं तो वो वाकई में बड़ी प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं। बच्चे जो है ना, मैंने पहले देखा था, और इनफैक्ट मेरे भी घर के आसपास कुछ ऐसे बच्चे तो जो ऐसा करते थे, जो क्रिकेट नहीं होता, झिंगूर होता है ना, झिंगूर, झिंगूर झिंगूर पकड़ते थे बच्चे। झिंगूर पकड़ना उन्हें बड़ा पसंद था। और एक तो वो हेलीकॉप्टर नहीं होता, हेलीकॉप्टर वाला नहीं होता, तो हेलीकॉप्टर जो है उसे हेलीकॉप्टर बोलते हैं, वो ग्रीन ग्रीन कलर का। तो मैं देखती थी बच्चे जो है उसकी पूंछ पे ऐसे धागा बांध देते थे और उसे ऐसे पतंग की तरह जो है वो उड़ाते थे। हम लोग मतलब हमें तो बहुत डर लगता था। ज्यादातर लड़कियों की अगर मैं बात करूँ, वो कहते थे यार नहीं उसको चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, नहीं उसे कुछ हो जाएगा, टूट जाएगा उसका पंख वगैरह। लेकिन लड़के कई सारे ऐसे थे जो उस पे सचमुच में धागा बांध देते थे और उसके साथ ऐसे खेलते थे। तो अलग अलग तरह की ऐसी चीजें जो है बच्चे करते हैं, खासकर जो है पहले की बात की जाए तो। द relishing sweets. When the child reached the fair with his parents, he saw a sweet meat seller calling out गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। फिर उसे दिखती हैं भाई बहुत मजेदार मिठाइयां, स्वादिष्ट मिठाइयां। आजकल के बच्चों को बोल दो मिठाइयां खाने के लिए तो बिल्कुल कोई खा के राजी नहीं है, ठीक है। क्यों भाई, मार्केट में और बहुत सारी चीजें हैं, समोसे हैं, मोमोज हैं, ठीक है भाई, बहुत सारी चीजें हैं, है कि नहीं, है ना। लेकिन पहले के बच्चों को यही सब चीजें अच्छी लगती थी, मिठाइयां बहुत पसंद थी पहले के बच्चों को, क्योंकि पहले यही जो है वो मीठे में ये सब चीजें होती थी। आजकल बच्चे चॉकलेट ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत ज्यादा खुश है और वो जोर जोर से बुलाता है जो स्वीट मीट सेलर। अच्छा, मिठाई वाले को क्या बोला गया बच्चों यहाँ पे, स्वीट मीट सेलर, ठीक है, स्वीट मीट सेलर यानी कि मिठाई वाला। मिठाई वाला जो है सबको आवाजें मार मार के बुला रहा है, पता ना भाई कैसे आवाजें मार मार के बुलाते हैं। गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग द टेस्टी स्वीट्स। भाई उसका माउथ वाटर करने लगा, मुंह से पानी आने लगा उसका मिठाइयों को देख के। एंड ही आस्क्ड हिज फादर टू बाय हिम अ स्वीट बट नो वन पेड हीड टू हिज रिक्वेस्ट। भाई उसने अपने पापा से कहा भी कि पापा मुझे बर्फी लेके दे दो, लेकिन किसी ने उसकी बात को, नो वन पेड हीड, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी ने उसके बात पर ध्यान तक नहीं दिया, ठीक है। हीड का मतलब होता है ध्यान, ठीक है, किसी ने उसकी बात पर ध्यान तक नहीं दिया। भाई माँ बाप सुन ही नहीं रहे हैं, बच्चा बोल रहा है बर्फी। अच्छा, बर्फी बड़ी पसंद थी इस बच्चे को, यहाँ पे लिखा हुआ है चैप्टर में, बच्चे को बर्फी बड़ी पसंद थी, फेवरेट थी उसकी। जैसे मैंने बोला ना, आजकल बच्चे मॉल में अगर आप बच्चों को आइसक्रीम ना लेके दो तो बच्चे कैसे फैल जाते हैं जमीन पर। पहले के जमाने में ऐसा नहीं कर सकते थे, पता था पिटाई हो जाएगी अच्छी वाली। तो बच्चा वैसा नहीं कर रहा, चुपचाप अपने मन को मना लेता है, ठीक है पिताजी ने मना कर दिया, क्या कर सकता हूं अब। द चाइल्ड इज लॉन्गिंग फॉर फ्लावर्स एंड बलून्स। अच्छा, बच्चे को फूलों और गुब्बारों की बचकानी लालसा होने लगी, ठीक है भाई, लालसा होने लगी। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, ये भी वर्ड बड़ा जरूरी है। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है लालसा, इच्छा। बच्चे को इच्छा होने लगी कि अब तो मुझे क्या खाना है, फ्लावर्स देखने, खाना नहीं है मतलब अब मुझे फूल चाहिए और बलून चाहिए। देन ही सॉ ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर but didn't ask for it. He saw balloons but he knew very well that his parents would deny due to the fact that he was too old to play with balloons, so he walked away. अच्छा, आपको याद रखना है कि वो क्यों नहीं बोलता अपने माता पिता से, उसको चाहिए, उसको ना बड़ा सुंदर लग रहा है गुलमोहर के गार्लैंड। गार्लैंड क्या होता है बेटा, गार्लैंड का मतलब होता है माला। उसे फूलों की जो माला है ना वो बड़ी उसे अट्रैक्टिव लग रही है। गार्लैंड क्या होता है,
माला, उसे माला बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, वो सोच रहा है कि माता पिता को बोलूं, पर उसे लगता है कि नहीं, माता पिता मना कर देंगे, वो कहेंगे कि अरे छोड़ा बच्चा है क्या है, पहले बैलून की बात सोचता है, अरे भाई गुब्बारे की क्या बात करें, छोटा बच्चा है क्या भाई, गुब्बारे से खेलेगा। फिर यहाँ पर माला भी नहीं लेता, उसको लगता है कि माता पिता कहेंगे क्या ये तो चीप चीज है ना, बड़ी सस्ती से और बड़ी ही माला कौन लेता है भला, तो माला जो है माता पिता नहीं लेकर देंगे, तो इसीलिए वो अपने माता पिता से पूछता भी नहीं है। कितना आज्ञाकारी बच्चा है, उसे पता है कि माता पिता का क्या जवाब होगा। आगे द स्नेक चार्मर, फिर उसे दिखता है स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर का मतलब है भाई उसे दिखता है सपेरा, उसे सपेरा दिखता है। As they move forward, the child noticed a snake charmer who was playing the flute to a snake coiled in a basket. थोड़ी आगे जाकर उसे सपेरा दिखता है, और सपेरा क्या कर रहा था, सपेरा क्या करता है भाई, जो स्नेक होता है वो कॉइल्ड होता है ना, ऐसे कॉइल्ड का मतलब समझते हो ना, कॉइल्ड का मतलब होता है ऐसे लिपटा हुआ होता है, और लिपट के ऐसे गोल गोल बैठा होता है बास्केट में, ठीक है, टोकरी में। उसको वो जो है देखकर ये सपेरा बीन बजा रहा था। वो पास में जाता है, लेकिन उसे पता था, देखो बच्चा अपने पेरेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से जानता है, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड डिसअप्रूव ऑफ हिज लिसनिंग टू सच कोर्स म्यूजिक। उसे पता था उसके पेरेंट्स अप्रूव नहीं करेंगे। अप्रूव का उल्टा क्या होता है भाई, डिसअप्रूव। डिसअप्रूव का मतलब है कि उसके माता पिता इस चीज को पसंद नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, ठीक है। वो बोलते ना अब्बा नहीं मानेंगे, तो वो नहीं मानेंगे, उसको पता था, क्योंकि ये जो संगीत है वो बड़ा ही कोर्स होता है। कोर्स का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा घटिया, बहुत ज्यादा घटिया, कर्कश। वैसे कोर्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कर्कश म्यूजिक पसंद नहीं था उसके माता पिता को। उसके माता पिता कहेंगे ये सब तुम क्यों सुन रहे हो। अच्छा देखो भाई, माता पिता की कितनी इज्जत है बच्चे को। बच्चा जिद करना तो दूर की बात, मतलब वो कर ही नहीं रहा है। माता पिता को पता है उसको कि माता पिता किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। आजकल के बच्चों को पता होता है भाई मम्मी पापा मना करने वाले हैं, फिर भी सोचो चलो ट्राई तो करके देख लेते हैं, डांटेंगे ही ना, ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे, मना कर देंगे, पर पूछे तो सही। पर ये बच्चा पूछ भी नहीं रहा है, पूछने की भी गलती नहीं कर रहा, उसे पता है कि माता पिता क्या कहेंगे। फिर दिखता है भाई उसे द मेरी गो राउंड। He then saw a merry-go-round and wanted to enjoy it. So once again he asked his parents. He wanted a ride, and to his surprise, he didn't get any reply. अच्छा, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, बच्चा हर चीज में अपने मन को मना रहा है। मिठाई की मांगी, मिठाई की तरफ देखा भी नहीं, मतलब माता पिता ने सुना ही नहीं कि बच्चा मिठाई मांग रहा है। फिर बैलून चाहिए थे, फिर उसे गार्लैंड चाहिए था, माला चाहिए थी, वो पूछे भी नहीं। स्नेक चार्मर बेचारा सपेरे की आवाज भी नहीं सुन पाता। लेकिन अब उसे दिखती है उसकी फेवरेट चीज। एक चीज होता है ना भाई, वो कहता है यहाँ मैं पिघल गया भाई, अब इससे ये नहीं बर्दाश्त होगा। उसे दिखता है मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड होता है ये जो मैंने जिसकी इमेज बनाई हुई है, ये जो ऐसे झूला होता है, गोल गोल घूमता है। वो कहता है भाई अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। वो अपने माता पिता को कहता है, उसे लगता है कि नहीं भाई अब तो माता पिता से पूछ ही लेना चाहिए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं पूछ ही लेता हूं। लेकिन वो बेचारा जैसे ही बोलता है मुझे मेरी गो राउंड में झूलना है, पीछे देखता कोई जवाब ही नहीं आया, और पीछे मुड़कर देखता है कि कोई भी वहां पर नहीं था, ठीक है, कोई नहीं था। द सडन रियलाइजेशन, अचानक उसे एक बात का एहसास होता है कि वो पीछे मुड़कर देख रहा है, कोई भी नहीं है। The child was lost and he was crying bitterly and running here and there. अब अचानक से क्या होता है, बच्चा देखता है कि मैं तो गुम हो गया हूं, मेरे माता पिता कहीं नहीं है। क्योंकि बच्चे को बार बार वो बोल रहे थे हमारे साथ चल, हमारे साथ चल, पर वो तो भाई अपनी दुनिया में खोया हुआ था। अब वो बेचारा बच्चा सचमुच में खो जाता है। एक आदमी, एक बहुत ही भला आदमी होता है, वो उसके रोने को सुनता है और उसे क्या कर लेता है, उसे गोद में उठा लेता है। लिफ्टेड हिम अप, ठीक है, उसने गोद में उठा लिया और वो उसके पेरेंट्स को ढूंढने लगा। अच्छा, वो पूछता भी है आपके माता पिता का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, पर बच्चा रोए जा रहा है, मम्मा पापा मम्मा पापा। He asked the names of his parents but he only replied he wants his mom and dad. वो बार बार पूछे बेटा माता पिता का नाम क्या है, पर वो क्या बोल रहा है बार बार, वो कह रहा है मम्मा पापा मम्मा पापा। उसे कुछ नहीं सुनना, उसे कुछ नहीं सूझ रहा इस वक्त, उसे सिर्फ अपने मम्मा पापा जो है उसे चाहिए। The lost child. The man offered him sweets, balloons, horse rides, etc. But he refused all and wanted union with his parents only. अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, बड़ी मजेदार चीज होती है। ये जो पर्सन है
वो उसे वहीं सब जगह लेकर जाता है जो उसे चीजें पहले चाहिए थी। वो सबसे पहले उसे कहते हैं अरे बर्फी खाओगी, लड्डू खाओगी, देखो कितनी मिठाइयां हैं, क्योंकि बच्चा रो रहा है करके वो सोचता चलो बच्चों को चुप कराऊं। वो उन्हें कहता है अरे देखो कितने रंग बिरंगे बैलून्स है, क्या तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हें हॉर्स राइड करनी है, घोड़े की सवारी करनी है, मेरी गो राउंड में जाना है? अच्छा क्या तुम्हें ये देखो ये कितनी सुंदर माला है, तुम्हें गले में पहननी है? नहीं मम्मा पापा, नहीं मम्मा पापा। उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ यूनियन चाहिए था, ठीक है, अपने माता पिता से मिलन चाहता था और कुछ नहीं। He refused everything, उसने मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उसे कुछ स्वीकार नहीं था उस वक्त, सिर्फ उसे अपने माता पिता चाहिए थे बेटा, और कुछ नहीं चाहिए था। Now he was no more fascinated by sweetmeat sellers, balloons, snake charmers, etc. But he wanted his parents and all things had lost their charm for the boy. लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब उसे कुछ नहीं चाहिए था, वो सभी चीजें जो पहले उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी बेटा, they had lost their charm. सभी चीजों ने लड़के के लिए अपना आकर्षण खो दिया था। जिंदगी में माता पिता कितने जरूरी हैं, उसे आसानी से स्नेक चार्मर की धुन सुनने को मिल जाती, उसे आसानी से मिठाइयां बलून सब कुछ मिल जाते, लेकिन उस बच्चे को एकदम से एहसास होता है कि दुनिया में सारी चीजें एक तरफ और माता पिता एक तरफ, ठीक है। सिर्फ चाहिए तो कौन चाहिए? मुझे अपने माता पिता चाहिए, मुझे उनके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो बार बार मम्मा पापा चिल्ला रहा है। तो यहां पर बच्चों ये कहानी कुछ ऐसी है, इस कहानी में ये नहीं पता चलता अंत में कि वो अपने माता पिता से मिलता है या नहीं मिलता है, ये हम बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा यहां पर हम लोग ये भी देखते हैं कि ये भला मानस मिलता है, कितना अच्छा आदमी है ये। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था और बड़ा ही प्यारा सा ये क्वेश्चन था कि अभी के जमाने में अगर ये बच्चा खो जाता तो क्या उसे कोई बचाता या फिर उस बच्चे के साथ क्या होता? आपको क्या लगता है उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा? क्या उसके माता पिता मिल गए होंगे? और आपको यह भी बताना है कि आज के जमाने में क्या होता। तो यहां पर भाई आज के जमाने में ऑफ कोर्स कहानी बहुत अलग होती। आजकल आप जानते हैं क्राइम का रेट कितना बढ़ गया है, कितना ज्यादा जो है गलत चीजें हो रही हैं संसार में। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने तो इस चैप्टर में यही लिखा था कि नहीं भाई आजकल के मॉडर्न जमाने में इतना अच्छा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। बच्चे किडनैप कितने इजीली हो जाते हैं, तो आजकल तो बच्चा किडनैप हो जाता, पता नहीं बेचारे को माँ बाप उसके मिल भी पाते हैं या नहीं मिल पाते। तो सबकी अपनी अपनी सोच है कहानी कैसे अंत होगी, तो आपकी भी अपनी सोच हो सकती है। आपको क्या लगता है भाई कहानी कैसे अंत होगी? ये माता पिता मिलेंगे क्या, और माता पिता मिलेंगे तो क्या उसे कुछ लेकर देंगे? ठीक है भाई, जैसे एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा था, बच्चा कहता कि मैंने यही लिखा कि हाँ उसे उसके माता पिता मिल जाएंगे, फिर उसके पापा उसे फटाफट बर्फी भी लेके देते हैं, उसका फेवरेट गुब्बारा भी लेकर देते हैं और बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। चलो भाई यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहां पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एज दे came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes। वो कहता है जैसे ही वो आया और वो रुका, he had stopped to wait for them, he had stopped to wait for them, लेकिन वो he could not suppress का मतलब है दबाना, ठीक है, सब दबा नहीं पाया, वो अपने दिल की इच्छा को दबा नहीं पाया। हम लोग बार बार देख रहे हैं ना कि उसके मन में बड़ी सारी इच्छाएं हैं, वो अपनी इच्छाओं को दबा नहीं पाया। हालांकि ये बच्चा बड़े अच्छे तरीके से जानता था, बार बार हम देख रहे हैं ना कि वो अपने माता पिता की, खासकर अपने पिता का उसको रिएक्शन पता है, उसको पता है कि मेरे माता पिता किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं, उसे पता था वो ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल, ओल्ड कोल्ड स्टेयर किस तरह से वो मुझे, वो पुराना, वो इस तरह से कोल्ड स्टेयर का मतलब क्या होता है? कोल्ड का मतलब ऐसे होता है ठंडा, पर यहां ठंडा नहीं है, यहां मतलब है ऐसा क्रूर सा, ठीक है, ऐसे गुस्से वाला, ठीक है। यहां पर क्या है? गुस्से से घूरना, कोल्ड स्टेयर को हम लोग बोल सकते हैं गुस्से से घूरने वाला लुक। उसे पता था कि मेरे पापा मुझे ऐसे ही गुस्से से घूरेंगे अगर मैंने उनसे कुछ मांग लिया तो पहला क्वेश्चन है हु इज ही इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। भाई ही किसकी बात की गई है? ये ही शब्द किसके लिए यूज हुआ है? अ मैड बॉय, अ बिग बॉय, अ रैग पिकर या फिर अ लिटिल बॉय, किसके लिए यूज हुआ है यहां पर? तो आपको पता है भाई, यू नो द ड्रिल। करना क्या है आपको वीडियो को रोकना है, पॉज करना है, आंसर को लिखते जाओ और देखते जाओ कि आपका कितना स्कोर आता है, और स्कोर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैम इतने आंसर मेरे सही हुए थे, ठीक है, इतने मैंने सही आंसर गेस किए थे।
तो भाई क्या है यहां पर करेक्ट आंसर? अ लिटिल बॉय, अ लिटिल बॉय। ओके, एक छोटा बच्चा। दूसरा है भाई क्वेश्चन यहां पर, व्हाट डज ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मीन? ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल का मतलब क्या है? अभी बताया बच्चे मैंने आपको, अ सैड स्टेयर, ठीक है, दुख से मतलब दुखी होके घूरना, एन एंग्री स्टेयर, गुस्से से घूरना, हैप्पी लुक, एक खुशी वाला लुक, या फिर एन इरिटेटेड स्टेयर, एक चिढ़ने वाला जो है वो घूरना। किस तरह से घूरेंगे भाई पिताजी? कोल्ड स्टेयर का मतलब क्या होता है? तो कोल्ड स्टेयर का बच्चों मतलब होता है एन एंग्री स्टेयर, गुस्से से। कोल्ड का मतलब होता है जब बड़े ही दिल में ठंडक लिए, बताऊं मैं तुझे, ठीक है। तो पहले के माँ बाप जो है आंखों से ही बच्चों को डरा दिया करते थे, बच्चे आंख देखते थे अपने माता पिता की और डर जाते थे। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट इज एन एंटोनिम ऑफ एनकरेज? एनकरेज का एंटोनिम क्या है मेरे बच्चों? एंटोनिम का मतलब क्या होता है? एंटोनिम का मतलब होता है ऑपोजिट। तो जरूरी नहीं है एंटोनिम लिखा हो, आपसे ऑपोजिट भी पूछा जा सकता है कि क्या है ऑपोजिट एनकरेज का? डिजायर, रिफ्यूजल, सप्रेस या फिर कोल्ड। ये सभी शब्द यहां पर यूज हुए हैं। एनकरेज का मतलब क्या होता है? एनकरेज का उल्टा सोचो सोचो, चलो भाई। एनकरेज का मतलब होता है बच्चों बढ़ावा, बढ़ावा देना किसी को। और बढ़ावे का उल्टा क्या होगा? डिजायर, इच्छा, रिफ्यूजल, मना करना, सप्रेस, दबाना, ठीक है, अपनी इच्छाओं को दबाना। कोल्ड का मतलब है यहां पर एंग्री, यहां कोल्ड का मतलब एंग्री है, ठीक है, यहां कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं है। तो क्या होगा भाई? ऑब्वियसली एनकरेज का मतलब बढ़ावा देना और रिफ्यूजल उल्टा होगा इसका, मना करना। उन्होंने अपने बच्चे को बढ़ावा दिया, बच्चे ने कहा कि मैं संगीतकार बनना चाहता हूं, तो माँ बाप ने कहा बिल्कुल हम तुम्हें एनकरेज करते हैं। एक होता है कि नहीं, रिफ्यूजल, मना कर दिया कि नहीं भाई संगीतकार नहीं बन रहा, तुम जो है पढ़ाई करो। Select the option that correctly captures the usage of the word cold from the second line of the extract. भाई cold का मतलब होता है यहां पर गुस्सा, तो गुस्से का सही इस्तेमाल कौन से वाले लाइन में यहां पर किया गया है हम लोग देखेंगे। तो भाई पहला है, she was cold and I put some more wood on the fire. They went into the examination cold. How cold and calculating he was. They had some junk food with cold drinks. तो क्या होगा करेक्ट आंसर? कोल्ड का सही इस्तेमाल, कोल्ड का मतलब है वही एंग्री, गुस्से से देखना, गुस्से से घूरना। तो कहां यूज किया है? बड़ा सिंपल है भाई, पहली लाइन में लिखा है शी वॉज कोल्ड एंड आई पुट सम मोर वुड इन द फायर। वो बहुत ठंडी थी, मतलब उसे बहुत ठंड लग रही थी, उसे ठंड लग रही थी और मैंने कुछ और लकड़ी डाल दी आग में। वो एग्जामिनेशन में गए कोल्ड, कोल्ड का मतलब होता है यहां पर कोल्ड का मतलब है डरे हुए। भाई पेपर के लिए कैसे जाते हो? डरे हुए। अच्छा जब हमें डर लगता है तो डर लगता है तो भी हमारा शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है ना। डर लगता है तो कैसे एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खासकर जब पेपर देने जाते हैं। हाउ कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग ही वाज, वो कितना गुस्से वाला और कैलकुलेटिंग था। कैलकुलेटिंग का मतलब होता है जो हर बात का हिसाब किताब रखता है, कैलकुलेट करता रहता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना हर चीज का हिसाब किताब लगाते हैं, अच्छा तुझे बताऊं मैं सब चीजों का हिसाब है मेरे पास, सभी हिसाब कर दूंगा तेरा। They had some junk food, उन्होंने कुछ जंक फूड खाया। जंक फूड मतलब समझते हो ना, बाहर का खाना, बर्गर पैटी वगैरह खाई। किसके साथ? कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो भाई ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पर तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बात हो रही है, या डरे हुए की बात हो रही है कि पेपर में गया डरा हुआ गया। घूरने की तो कहीं मतलब गुस्से वाले की तो कहीं बात ही नहीं हो रही, और यहां पर भी ठंड की बात हो रही है। यहां जो है सी करेक्ट आंसर है, वो कितना कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग था, यानी कि उसने मुझे कितने ज्यादा, वो कहते ना कि नीरस होकर, या वो बंदा कितना नीरस था, कितना ज्यादा हर एक चीज का हिसाब किताब लगाने वाला कैलकुलेटिंग बंदा जो है वो था। तो भाई लास्ट को क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सिलेक्टिंग अ सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है भाई, एनालॉजी का मतलब होता है जैसा ये है वर्ड वैसा ही यहां पर मिलता जुलता होना चाहिए। कई बार क्या होता है भाई, एनालॉजी का मतलब होता है रिश्ता। कई बार मुश्किल लगता है क्वेश्चन पर बड़ा ही आसान होता है, जैसे आपको लगेगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एनालॉजी का मतलब होता है बच्चों रिश्ता, ठीक है। दो शब्दों के बीच में जो रिश्ता है, आपको वैसे ही रिश्ते वाला शब्द जो है यहाँ ढूंढना है। जैसे यहाँ पे नोन एंड ग्रोन को आप लोग देखोगे, इनके आपस में क्या रिश्ता है?
क्या ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ऑपोजिट है, उल्टे हैं एक दूसरे से? बताओ, क्या एक दूसरे के विलोम है? नहीं। क्या समानार्थी हैं, दोनों का सेम मीनिंग है, सिनोनिम है? नॉन और ग्रोन आपस में राइमिंग है, ठीक है, उनकी लय जो है आपस में मिलती है, नॉन ग्रोन। तो केयर किससे मिलता है भाई? केयर जाकर पीछे देख सकते हो, वीडियो पॉज करके पीछे वाला, पर मैं आपको बता देती हूँ आंसर। वीडियो पॉज कर लेना भाई, पहले ही बता रही हूं। यहां पर आंसर होगा स्टेयर, केयर स्टेयर। केयर और स्टेयर जो है वो आपस में राइमिंग है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े ही प्यारे से बंदर के बारे में, एडवेंचर्स ऑफ टोटो। टाइटल को समझ लेते हैं भाई। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? बताओ भाई, एडवेंचर का मतलब क्या होता है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे। यहाँ बहुत सारे एडवेंचर करने वाला है हमारा प्यारा सा टोटो। टोटो का मतलब क्या है? टोटो है भाई, नाम है, किसका है? ये प्यारे से मंकी का नाम है, बंदर का नाम है। अच्छा, जब भी हम लोग सुनते हैं बंदर, बंदर शब्द जब हम लोग सुनते हैं, इस जानवर का हम लोग नाम लेते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे ध्यान में आती है वो क्या आती है? मिस्चीफ, ठीक है, मिस्चीफ। मिस्चीफ का मतलब है शरारत। बंदर अपनी शरारतों के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं भाई, बहुत ज्यादा शरारतें करते हैं बंदर। एक बार तो मैंने एक वीडियो देखी थी, बड़ी ज्यादा मुझे मतलब फनी लगी वो। उसमें एक नीचे शेर होता है और ये बंदर जो है ना, बहुत 2-3 बंदर होते हैं और वो पेड़ों पर चढ़े होते हैं और वो शेर को बड़ा परेशान करे होते हैं। कैसे? शेर की कभी पूंछ खींच रहे हैं, कभी उसके कान खींच के जो है वो चले जा रहे हैं। और शेर कितना डरावना जानवर है, ये उससे भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि अब शेर तो ऐसे कूद नहीं सकता ऊपर पेड़ों वेड़ों में, अचानक से चढ़ नहीं सकता। लेकिन बंदर क्योंकि चढ़ सकते हो, तो बंदर झूलता हुआ आ रहा है, कभी शेर को कुछ ऐसे करा है, कभी शेर के साथ ऐसे मस्ती करा है, बहुत ज्यादा मस्ती करता है। और बार बार मुझे थ्रू आउट द वीडियो यही लगता रहा कि गलती से कहीं डाली ना टूट जाए और ये शेर जो है, सॉरी, मंकी नीचे ना गिर जाए तो बेचारे का बुरा हाल हो जाएगा। शेर भी बताएगा अच्छा बेटा मेरे साथ मस्ती कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है हम लोग देखते हैं, बहुत सारे जानवरों के साथ बहुत सारी चीजें हम लोग रिलेट करते हैं। जैसे शेर की बात करते हैं तो शेर के साथ बहादुरी शब्द हमें नजर आता है कि शेर जो होते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं। और बंदर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि भाई बड़े ही शरारती हैं। और यहां बस शरारतों से भरा हुआ ये पूरा चैप्टर। द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, एन एंग्लो इंडियन राइटर फेमस फॉर राइटिंग स्टोरी बुक्स फॉर चिल्ड्रन। भाई ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी लिखी है मेरे बच्चों रस्किन बॉन्ड ने। कौन थे भाई रस्किन बॉन्ड? रस्किन बॉन्ड बड़े ही फेमस राइटर है भाई, एंग्लो इंडियन राइटर। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है भाई? एंग्लो इंडियन का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनके जो है ना माता या पिता, मतलब माता या पिता जो है, एक पेरेंट उनके इंडियन है और एक पेरेंट उनके इंग्लिश है, इंग्लिश यानी इंग्लैंड के हैं। अब यहाँ पर ऑब्वियसली आपको पता है जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो कई ब्रिटिशर्स ने यहाँ के इंडियन लोगों से शादी कर ली, ठीक है। किसी मेल ने मतलब जो ब्रिटिश मेल था उसने इंडियन फीमेल से शादी कर ली, या फिर कोई ब्रिटिश फीमेल थी जिन्होंने इंडियन आदमियों से शादी कर ली। तो ऐसे जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिली हमें। और रस्किन बॉन्ड भी वैसे ही थे। रस्किन बॉन्ड के मम्मी पापा जो हैं वो ऐसे थे और ये एंग्लो इंडियन कहलाए गए, ठीक है। इंडिया के भी थे और इंग्लैंड के भी। अच्छा, रहते लेकिन ये इंडिया में ही थे। ये बड़ी ही अच्छी अच्छी कहानियां लिखते थे, स्टोरी बुक्स लिखते थे। और किसके लिए? बच्चों के लिए। इनकी कहानियां बहुत ही मजेदार होती हैं। पता नहीं आप लोगों ने और पढ़ी हैं या नहीं, पर रस्किन बॉन्ड की कहानियां वाकई में बहुत मजेदार हैं। फिर से वही बात करूंगी कि पहले ये जमाने की है। पहले के जमाने में जो बच्चों का बचपन होता था वो वाकई में, जिसे हम लोग बचपन कहते हैं ना, बच्चे अपने बचपना जीते थे। आजकल तो बच्चों के दिमाग पे कितना ज्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का, इसका उसका। हर एक बच्चा सोचता है कि भाई मैं, मतलब माता पिता भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा हर चीज में जो है वो अव्वल आ जाए। लेकिन हाँ, पहले बहुत ज्यादा जो है ना बच्चे अपने बचपने को जीते थे। दिस स्टोरी इज अ ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरी ऑफ अ नॉटी मंकी नेम्ड टोटो। भाई है किसके बारे में? ये शरारती बंदर है भाई, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शरारती बंदर है। ये शरारती बंदर की जो है यहाँ पर कहानियां हैं। अब The writer's grandfather bought the monkey from a Tonga driver. The pranks played by Toto have been narrated in an interesting way and make the story a must read for us. अच्छा, जब आपने ये कहानी पहली बार सुनी होगी तो आपको लगा नहीं कि क्या मजेदार कहानी है, कितने मजेदार तरीके से लिखी है। कुछ कहानियां होती है ना जो हमें गुदगुदाती हैं, हंसाती हैं, बड़े मजे दिलाती हैं। ये कहानी कुछ ऐसी ही है।
तो यहां हम लोग देखते हैं कि लेखक के दादाजी दादाजी जो है वो एक बंदर खरीद कर लाते हैं एक टोंगा वाले से। ठीक है, पहले टांगे चलते थे ना, टांगे वाले से खरीद के लाते हैं। ये बंदर जो प्रैंक करता है, ठीक है, प्रैंक होता है शरारत, यहाँ प्रैंक का मतलब ये शरारत ही होती है। ठीक है, जो ये शरारतें जो ये बंदर करता है उसका बड़ा ही प्यार से यहाँ पर वर्णन किया गया है, और ये कहानी को इतना अच्छा बना देता है कि जरूर हमें इस कहानी को पढ़ना चाहिए, और हम लोग पढ़ते हैं और हमें बड़ा मजा भी आता है। ग्रैंडफादर बॉट अ मंकी, ग्रैंडफादर एक मंकी खरीदते हैं। द नरेटर्स ग्रैंडफादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स, भाई नरेटर के जो दादाजी हैं उन्हें बंदर बड़े प्यारे लगते थे, अच्छा उन्हें जानवर बड़े अच्छे लगते थे। ठीक है, बंदर भी बड़ा प्यारा लगता है, बाद में लगता है, पर जानवर, पूरी दादाजी की अगर हम लोग बात करें तो दादाजी किस तरह के बंदे थे, जिन्हें जानवर बड़े पसंद थे, बहुत जानवर पसंद थे। उनके पास इतने जानवर थे कि उन्होंने अपने घर के पीछे जानवरों का पूरा जू बना रखा था, छोटा सा। ठीक है, बहुत सारे जानवर उन्होंने तरह तरह के रखे हुए थे। एक बार वो एक लाल बेबी मंकी, लिटिल रेड बेबी मंकी खरीद लेते हैं, किससे, एक टोंगा ड्राइवर से, 5 रुपए में, 5 रुपए देकर उसे खरीद ले देते हैं। ग्रैंडफादर नेम्ड हिम टोटो, ही डिसाइडेड टू ऐड टोटो इन हिज प्राइवेट जू। जैसे कि मैंने आपको बताया, भाई दादाजी का तो अपना भाई प्राइवेट जू है, बहुत शौकीन है दादाजी जानवरों के। तो दादाजी ने निर्णय लिया कि मैं अपने पर्सनल, भाई प्राइवेट का मतलब क्या होता है, निजी, उनका अपना पर्सनल जू था। अच्छा, यहां पर ये कैसे उन्होंने इन्हें अच्छा लगा ये मंकी, उसके बारे में भी कहानी बताई गई है कि ये टोंगा ड्राइवर के पास जाते हैं और देखते हैं कि टोंगा ड्राइवर ने इसको बांध कर रखा हुआ था एक वाटर ट्रफ से। वाटर ट्रफ होता है पानी का जो है ना, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं टब टाइप। वाटर ट्रफ एक टब से जो है बंधा हुआ था टोटो। जब ये टोटो को देखते हैं तो उन्हें लगता है अरे ये बड़ा आउट ऑफ प्लेस लग रहा है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ जो है इसको होना चाहिए, बंदर को कैसे बांध कर रखा हुआ है। तो इन्हें बंदर पर तरस आ जाता है, उन्हें लगता है कि नहीं ये बंदर तो मेरे प्राइवेट जू में होना चाहिए। इन्हें ये बंदर बड़ा अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है भाई, बंदर की डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर दी हुई है। बंदर कैसा है, बिल्कुल लाल लाल सा है ये बंदर। इसके जो है, जो इसके दांत, जो इसकी ग्रिन के बारे में बताया गया है यहां पर, ये जो बंदर है उसकी ग्रिन, ठीक है, दांत वाली हंसी, ग्रिन होता है दांत वाली हंसी, जिसमें कोई दांत दिखाता है ना, दांत दिखा दिखा के हंसता है। तो वो बताते हैं कि जब वो दांत दिखाकर हंसता था तो बहुत सारी एंग्लो इंडियन औरतें उसको देखकर डर जाती थी। ठीक है, खी करता था तो औरतें उसको देखकर डरती थी। इसके हाथ कैसे थे, इसके हाथ बिल्कुल ऐसे थे जैसे इट वर पिकल्ड इन द सन, कि धूप में अचार सुखाते हैं तो कैसा हाल हो जाता ना, तो इसके हाथ भी बिल्कुल ऐसे सूखे हुए थे। कभी आप देखना बंदरों के हाथ को नोटिस करना, बिल्कुल ऐसा लगता है जान ही नहीं है, एकदम सूखी सूखी डंडियों जैसे जो है वो लगते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिकल करते हैं, आपने आम को देखा है ना, आम की जो वो होते हैं पाड़ियां होती हैं, आम के जो पार्ट्स होते हैं, उन्हें अगर आप लोग धूप में लगाते हो तो क्या होता है, पहले इतना बड़ा होता है फिर वो ऐसे सिकुड़ कर इतना हो जाता है। तो उसके हाथ भी बिल्कुल सिकड़े हुए उन्हें लगते हैं, लेकिन हाँ उन्हें ये बंदर बड़ा अच्छा लगता है, खासकर इसकी पूंछ उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यूनिक फीचर ऑफ टोटो वॉज हिज टेल विच सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड। अच्छा, इस टोटो के बारे में बड़ी अच्छी बात है, इसकी टेल, यूनिक फीचर क्या मतलब होता है, इसकी एक अनोखी विशेषता थी। इसकी पूंछ कैसे काम करती थी, इसके तीसरे हाथ की तरह। ठीक है, तीसरे हाथ की तरह जो है इसके काम करती थी। कैसे भाई, टोटो used his tail to hang from branches and pick up any dish that he was unable to reach by his hands. टोटो इस्तेमाल करता था अपनी पूंछ का उन चीजों को पकड़ने के लिए जिन चीजों को उसके हाथ भी नहीं पकड़ पाते थे, और पूंछ की मदद से वो लताओं पर लटकता था। ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब क्या होता है भाई, ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा या लताएं, उनसे जो है वो लटका करता था। अच्छा, यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दैट हाउ टोटोज टेल सर्व्ड as his third hand। टोटो की जो पूंछ है वो किस तरह से उसकी तीसरा हाथ जो है वो बन गई। या फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है इसमें, क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाउ टोटोज टेल वॉज हेल्पफुल फॉर हिम।
टोटो की जो टेल है, उसकी पूंछे किस तरह से उसके लिए जरूरत की थी, किस तरह से उससे उससे क्या फायदा उससे होता था। तो आप लोग भाई ये आंसर बड़ा इजीली लिख सकते हो यहाँ पे। ये जो दो लाइनें हैं ये आंसर बच्चे इसका बन सकता है कि भाई किस तरह से वो अपनी जो है वो पूंछ से शाखाओं पे लटकता था, किस तरह से जिस चीज से जिस जहां उसका हाथ नहीं पहुंचता था, अब हाथों से तो लंबी थी ना उसकी पूंछ, तो वहां उसकी पूंछ पहुंच जाया करती थी। तो इस तरह से आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो। आगे, the narrator's grandmother did not like animals, so the narrator and his grandfather decided that Toto's presence should be kept as a secret. They put Toto in a little closet opening in the narrator's bedroom. अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, दादाजी को तो जानवर बड़े पसंद थे, दादाजी ने तो प्राइवेट जू बना रखा था, लेकिन दादी माँ को जानवर पसंद नहीं थे। जी हाँ बच्चों, ग्रैंड मदर की अगर हम लोग बात करें, उन्हें जानवर पसंद नहीं थे, डिसलाइक करती थी वो जानवरों को। उन्हें लगता था कि क्या ये दादाजी रोज रोज नए जानवरों को ले आते हैं। इसलिए टोटो की प्रेजेंस को, टोटो यहां पर है, उसे एज अ सीक्रेट रखा गया, उसे बात को गुप्त रखा गया। उन्होंने दादी को नहीं बताया, उन्हें लगा भाई कभी सही मौका आएगा, दादी का मूड अच्छा होगा, उसी दिन दादी को बताएंगे। दे पुट टोटो इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग। उन्होंने टोटो को किसमें रखा, एक छोटी सी क्लोजेट ओपनिंग। ठीक है, क्लोजेट ओपनिंग का मतलब यहां पर आप लोग लिख सकते हो अलमारी, वैसे क्लोजेट का मतलब होता है अलमारी। उन्होंने टोटो को एक अलमारी में जो है वो रख दिया, और नरेटर के कमरे में, नरेटर है यहाँ पे रस्किन बॉन्ड के कमरे में जो है वो बंद करके रख दिया ताकि दादी को पता ना चले। ठीक है भाई, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है मेरे बच्चों। ठीक है, बड़ा एविडेंटली यहां पर आंसर आपको मिल सकता है। व्हाई वॉज टोटोज प्रेजेंस kept as a secret from grandmother। टोटो की मौजूदगी को एज अ सीक्रेट क्यों रखा गया था? सीक्रेट समझते हो ना भाई, गुप्त क्यों रखा गया था, छुपाकर क्यों रखा था भाई दादी से? तो यहां पर आप लोग आंसर क्या लिख सकते हो, द नरेटर्स ग्रैंडमदर डिड नॉट लाइक एनिमल्स, क्योंकि दादी माँ को जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए उनकी प्रेजेंस को, कि भाई टोटो को मैं ले आया हूं, एक बंदर ले आया हूं घर में, दादाजी ने ये बात नहीं बताई। When they returned, they saw that Toto had removed the decorative paper from the walls. He had also pulled out the peg attached to the wall through which he was tied. He had also torn the narrator's school blazer into shreds. भाई आपने बहुत ज्यादा मस्ती कर ली है यहाँ पर आप बंदर ने, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि टोटो किस हद तक गुजर गया। अब टोटो को जब बंद करके रखा, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक अलमारी थी, अलमारी में उसे बंद करके, मतलब थोड़ा सा खुला छोड़ा अलमारी को, वहां उसको रख दिया कि चलो हम कहीं बाहर चले जाते हैं और जब तक हम इसको छुपा कर रखेंगे, दादी का मूड अच्छा होगा तो बता देंगे, फिर ले जाएंगे उसको घर में बाहर निकाल लेंगे। लेकिन भाई एक दिन क्या होता है, एक दिन नहीं सॉरी, पीछे से क्या होता है, पीछे से मंकी क्या करता है, वो देखते हैं, वापस लौटते हैं तो देखते हैं टोटो ने एक तो फाड़ दिया था जो डेकोरेटिव पेपर था दीवार पर, जो ये कई बार हम लोग पेपर चिपका देते हैं ना, वॉलपेपर चिपका देते हैं ना, आजकल चिपकाया जाता है, पहले के जमाने में भी चिपकाया जाता था, वो उसे फाड़ देता है। साथ ही साथ वो क्या कर देता है, वो खींच देता है। पुल्ड आउट का मतलब क्या होता है, वो जो है खूंटी, यहां पर पैग होता है, खूंटी को भी खींच देता है। जो खूंटी, जिस खूंटी से उसे बांधा गया था, ठीक है, जिस खूंटी से उसको बांध कर रखा गया था, उसे भी वह खींचकर निकाल देता है। ठीक है, इतनी जोर जोर से खींचता है कि खूंटा भी जो है वो छूट जाता है दीवार से। साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने नरेटर यानी रस्किन बॉन्ड के स्कूल के ब्लेजर को, ब्लेजर समझते हो ना भाई, ब्लेजर, आप लोग भी स्कूल में ब्लेजर पहन के जाते होंगे, ब्लेजर का मतलब होता है कोट, उसके कोट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, श्रेड्स का मतलब होता है भाई टुकड़े जो है वो कर दिए। Now Toto's mischief delighted the grandfather. He found Toto to be a clever monkey. अब टोटो की इन हरकतों से आप लोगों को लगेगा कि दादाजी को गुस्सा आ गया, दादाजी को लगेगा अरे भाई मैंने गलती कर दी टोटो तुझे लाके, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। दादाजी तो डिलाइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ठीक है, दादाजी बड़े खुश हुए, दादाजी को लगता है कि भाई टोटो तो बड़ा समझदार है। दादाजी कहते हैं इफ गिवन टाइम, अगर हम टोटो को थोड़ा और समय देते तो टोटो इन टुकड़ों को, जो तुम्हारा कोट है उसके टुकड़ों की रस्सी बनाकर, रोप बनाकर यहां से बाहर निकल जाता। उन्हें बड़ा मजा आता है उन्हें टोटो को देखकर, यानी कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं होते। इससे हमें पता चलता है कि दादाजी को जानवरों से कितना प्यार था। तो यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है बेटो,
क्या है? what were the mischiefs carried out by Toto when he was kept in the narrator's room? टोटो ने क्या क्या शरारतें की? मिसचीफ का मतलब क्या होता है बेटा? शरारतें। टोटो ने क्या क्या शरारतें करी जब उसे रखा गया था कमरे में, नरेटर के कमरे में रखा गया था? क्या क्या शरारतें की उसने? ठीक है भाई, तो क्या क्या शरारतें लिखी? तो अब ये सारा लिख सकते हो। टोटो हैड रिमूव द डेकोरेटिव पेपर, ये आप पहला पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो? ही हैड ऑल्सो पुल्ड आउट, उसने खींचकर निकाल दिया था। ये बड़ा जरूरी है, खींचकर निकाल दिया था वो खूंटा जिससे उसे बांध कर रखा था। तीसरा, उसने फाड़ दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, नरेटर के ब्लेजर के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। मुझे लगता है ये 1 2 3 आपको नजर नहीं आएगा, तो थोड़े डार्क पेन से मैं इसे लिख देती हूं। ठीक है, आंसर बड़ा ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां से, ये वाला पॉइंट यहां से, तीसरा पॉइंट और दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ठीक है भाई, तो ये सब काम जो है उसने किए थे। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। टोटो ट्रांसफर्ड इन सर्वेंट क्वार्टर। अब टोटो को सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया। अच्छा, बच्चे पूछते हैं मैम सर्वेंट क्वार्टर क्या होता है? नौकरों का क्वार्टर, जहां नौकरों को रखा जाता है। ठीक है भाई, जो बड़े बड़े घर होते हैं, काफी बड़े घर होते हैं, नौकरों के लिए अलग से उसमें घर कमरे बनाए जाते हैं। भाई नौकर परमानेंटली उनके घर में रहते हैं। हमारे घर में तो क्या है, आते हैं और चले जाते हैं नौकर घर का काम करके, लेकिन वहां पूरे दिन के लिए उन्हें रखा जाता था, तो उनका अलग से कमरा होता था, वहां उन्हें रखा जाता है। टोटो को एक बड़े से केज में, बड़े से पिंजरे में जो है वो रखा जाता है, टोटो को बंद करके। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद दादाजी को लगता है भाई घर में तो इसको रखना सेफ नहीं है। केज वॉज केप्ट, और इस केज को रखा गया था सर्वेंट क्वार्टर्स में, जहां बाकी सब जानवर भी साथ में रहा करते थे। अच्छा, जहां बाकी सब जानवर साथ में रहा करते थे वही दादाजी का प्राइवेट जू था, वो उनका निजी चिड़ियाघर था, जहां पर वो सारे जानवरों को रखा करते थे। तो वहां टोटो के साथ उन्हें रखा। The animals included a tortoise, a pair of rabbits, a domesticated squirrel and a pet goat। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा भाई कौन कौन से जानवर थे दादाजी के इस निजी चिड़ियाघर में? तो उनके पास एक टॉर्टोइस था। टॉर्टोइस का मतलब क्या होता है बच्चों? कछुआ। उनके पास खरगोश का एक पेयर था, 2 खरगोश थे। उनके पास एक डोमेस्टिकेटेड स्क्विरल, डोमेस्टिकेटेड का मतलब होता है पालतू, एक पालतू गिलहरी भी थी उनके पास, साथ ही साथ उनके पास एक पालतू बकरी भी थी। अच्छा, यहां पर लिखा नहीं हुआ पर उनके पास एक गधा भी था। ठीक है, अ डंकी, उनके पास एक गधा भी था, गधा नहीं गधी भी थी उनके पास। इवन हियर टोटो प्रूव टू बी अ नॉटी मंकी, ही वुड नॉट लेट एनी अदर एनिमल स्लीप एट नाइट। यहां भी टोटो बड़ा नॉटी प्रूफ हुआ। क्यों? टोटो ने पूरी रात किसी को सोने नहीं दिया। यहां भी उसने अपनी शरारत दिखाई। ऐसा नहीं है कि भाई उसे चिड़ियाघर में रख दिया तो बाकी सब जानवरों से उसने दोस्ती कर ली, हाय हेलो कर ली, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लिया, इंस्टाग्राम की आईडी दे दी। बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा उसने कुछ नहीं किया। वो तो इतना शरारती था, उसने पूरी रात किसी को सोने नहीं दिया। ठीक है, पूरी रात उसने हवन किया। So the grandfather who had to go to Saharanpur to get his pension next morning decided to take Toto along with him। दादाजी को एहसास हो गया भाई टोटो तुम नहीं रहने वाले अकेले घर में, जानवरों को तुम परेशान कर दोगे मेरे जानवरों को। तो दादाजी को एक दिन सहारनपुर जाना था। क्या करने के लिए? अपनी पेंशन ले जाने के लिए, अपनी पेंशन ले जाने के लिए, पेंशन लेने के लिए उन्हें सहारनपुर जाना पड़ा। तो वो टोटो को भी अपने साथ ले गए। उन्हें लगा भाई टोटो यहाँ सबका जीना हराम कर देगा, मैं अपने साथ उसे ले जाता हूं। तो यही क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, वाई डिड grandfather take Toto along with him to सहारनपुर। दादाजी आखिरकार टोटो भाई साहब को अपने साथ सहारनपुर क्यों ले गए? मन करा था उनका? नहीं भाई, मजबूरी थी उनकी, उन्हें ले जाना पड़ा क्योंकि टोटो जो है बाकी जानवरों को सोने नहीं देता था, परेशान करता था। टोटोस जर्नी टू सहारनपुर। अब सहारनपुर की जर्नी में क्या होता है? जर्नी का मतलब क्या होता है भाई? जर्नी का मतलब होता है सफर, यात्रा।
इस यात्रा में क्या हुआ? A black canvas kit bag was arranged for Toto. He was put in this bag. As the bag was closed, Toto could neither escape nor cause any mischief. अब दादाजी ने सोचा लेकर कैसे जाऊंगा, ऐसे हाथ पकड़ कर तो ले जा नहीं सकता, बच्चा तो ये है नहीं, बच्चों को तो हाथ पकड़ के ले जाता है, उंगली पकड़ के ले जाऊं, बंदर है कैसे लेके जाऊंगा। तो वो उसे एक ब्लैक कैनवस किट, काले रंग की कैनवस किट बैग में लेकर जाते हैं। कैनवस किट क्या होता है? जैसे आपका बैग का कपड़ा होता है ना, कैसा होता है? आपके जो बैग का कपड़ा होता है वो बड़ा ही, जैसे आपने देखा होगा ऐसे प्लास्टिक जैसा आपको लगता है, कैनवस जैसा, जो फटता नहीं है। कपड़े का बैग तो बड़ी जल्दी फट जाता है, लेकिन जो कैनवस वाला कपड़ा होता है वो फटता नहीं है, तो वो उसको उसमें रख देते हैं। उन्हें पता था कि इसे ये फाड़ भी नहीं पाएगा, ना तो इससे ये बाहर आ पाएगा, ना इधर, यानी कि ना ही एस्केप कर पाएगा। एस्केप का मतलब है भाग पाएगा, और ना ही कोई मिसचीफ कर पाएगा, शरारत भी नहीं कर पाएगा। अगर बाहर ही नहीं आएगा तो शरारत कैसे करेगा? तो दादाजी उसको उसमें रखकर ले जाते हैं। Toto was in the bag throughout his journey, but when grandfather was showing his ticket to the ticket collector, Toto brought his head out of the bag. अच्छा, दादाजी उसको अपने साथ पूरे सफर में लेके जाते हैं, साथ में पूरे सफर में वो ज्यादा परेशान नहीं करता, अपना सिर भी बाहर नहीं निकालता बैग से। लेकिन हाँ, एक बड़ी फनी बात होती है कि जैसे आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा ना, कई बार किसी को वो बोरे में कोई बॉडी को डाल देते हैं और बोरा कैसे हिल रहा होता है। एक होता है बोरे में डेड बॉडी डालते हैं, एक बोरे में अगर कभी किसी जिंदा इंसान को बांध दो तो बोरा उछल रहा है, बोरा रोल रोल कर रहा है। अब ऐसे ही क्योंकि बोरे के अंदर मंकी है, बोरे के अंदर टोटो है, तो लोग देखते हैं कुछ देर बाद जो है बैग ऐसे रोल होने लग जाता है, तो लोग बड़े हैरान होते हैं, पता नहीं इसके बैग में क्या है, ये जो बूढ़ा आदमी है बार बार इसका बैग जो है कभी उछल रहा है, कभी ऐसे रोल कर रहा है। लेकिन हाँ, सिर अभी तक उसने बाहर नहीं निकाला। सिर कब निकाला महाशय ने बाहर? देखो भाई, पूरा टाइम से टोटो ने अपना सिर बाहर निकाला बैग से जब टिकट कलेक्टर को वो टिकट दिखा रहे थे। भाई ट्रेन में टिकट दिखानी पड़ती ना टीटी को। दिस सडन अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल स्केयर्ड द टिकट कलेक्टर। ही क्लेवरली क्लासिफाइड टोटो टू बी अ डॉग एंड चार्ज ₹3 फॉर कैरिंग टोटो विद हिम। अब आपको बड़ा ही मजा आने वाला है ये बात सुनकर। टोटो की ये जो दादाजी की कॉन्वर्सेशन होती है किसके साथ? टिकट कलेक्टर के साथ। भाई ये टिकट कलेक्टर बड़ा ही पता नहीं पहुंचा हुआ आदमी था, पता नहीं कौन सी दुनिया से ये आया था। तो टोटो को जैसे ही देखता है ये टिकट कलेक्टर, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या है, कौन सा जानवर है। वो अलग अलग गेसेस लगाने लगता है कि कौन सा जानवर है, कौन सा जानवर है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि अच्छा भाई इसकी जो है ये जरूर एक कुत्ता होगा, डॉग होगा। पता नहीं, उसने पहले टीवी वगैरह नहीं होता था, शायद उसने जीवन में कभी मंकी देखा ही नहीं था, वो पहचान ही नहीं पाता कि ये कौन सा जानवर है। फिर कहता है नहीं नहीं चलो ये कुत्ता है तो इसके आपको ₹3 देने पड़ेंगे। तो वहां यहाँ पर ₹3 देने पड़ते हैं। और ₹3 का मतलब क्या है? ₹3 का मतलब आज के कम से कम 3000 रुपए। आप लोग सोच लो, 3000 तो खैर मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, 300 रुपए आज के कम से कम 300 रुपए, 300-500 कुछ ऐसे रुपए होंगे। तो उतने जो है दादाजी को देने पड़ते। दादाजी को लगता है अरे नुकसान ही कर दिया तो चलाकर। फिर यहाँ पर जो है दादाजी जो है, दादाजी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। दादाजी जानवरों से बड़ा प्यार करते थे और टिकट कलेक्टर जब जानवरों को पहचान नहीं पाता तो दादाजी अपने जेब से अपने टॉर्टोइस को निकालते हैं, कछुए को निकालते, कछुए को भी जेब में डालकर लाए थे। तो उसका टेस्ट लेने के लिए, शायद और हंसी खिल्ली उड़ाने के लिए टिकट कलेक्टर से पूछते हैं हाँ भाई ये कौन सा जानवर है, तुम्हें क्या लग रहा है, ये भी कुत्ता है क्या? तो यहाँ पर बड़े ध्यान से टिकट कलेक्टर चेक करने लगता है, कछुए को हाथ लगा लगा कर चेक कर रहा है और कह रहा है नहीं नहीं ये तो कुत्ता नहीं है, ये तो डॉग नहीं है, तो इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो टिकट कलेक्टर वाकई में बड़ी पहुंची हुई चीज है, उसे ना तो बंदर पहचान पाया और ना ही कछुए को पहचान पाया। टोटो एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर। अब फाइनली टोटो को जो है क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है दादी जी। टोटो was accepted by the narrator's grandmother and was transferred into a stable with Nana, the family's female donkey. अब दादाजी की प्राइवेट जू में एक और मेहमान है यहाँ पर, वो है उनकी फैमिली जो है डंकी, जिसका नाम है नाना। दादी ने जब उसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसे स्टेबल में रखा गया। स्टेबल का मतलब क्या होता है? स्टेबल का मतलब होता है जैसे बाड़ा, ठीक है, अस्तबल, ठीक है, अस्तबल। अस्तबल समझो ना भाई, घोड़ों का क्या होता है अस्तबल? घोड़ों को या गधों को अस्तबल में रखा जाता है। तो उस अस्तबल में जो परिवार की फीमेल ठीक है, फीमेल डंकी जो है वो थी, जिसका नाम था नाना, उसे रखा गया था। फ्रॉम हिज फर्स्ट नाइट टोटो स्टार्टेड टीजिंग नाना।
When grandfather came to see if Toto was comfortable, he found that Toto had bitten Nana's long ears. As a result, Toto and Nana could never become friends. भाई यहाँ पर आप लोग देखोगे कि यहाँ पर टोटो और नाना की केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं है, दोनों के दोनों एक दूसरे से बड़ा चिढ़ते हैं, पूरे राहुल और अंजलि हैं ये कुछ कुछ होता के आप लोग यहाँ देखोगे। क्यों? क्योंकि पहली रात टोटो ने चिढ़ाना शुरू कर दिया नाना को। और यहाँ पर क्या है, कैसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, दादाजी जब आते हैं अस्तबल में तो वो देखते हैं कि नाना जो है वो खूंटे से बंधी हुई थी। नाना जो है ना ऐसे हो रखी थी, बिल्कुल खूंटे से बंधे हुए, बिल्कुल उसने अपनी गर्दन पीछे को कर रखी थी और वो डर रही थी एक स्टैक ऑफ हे से। किससे डर रही थी? यहाँ पर एक स्टैक ऑफ हे था, ठीक है, स्टैक ऑफ, यहाँ पर पाइल ऑफ हे लिख सकते हैं हम लोग, पाइल ऑफ हे, ठीक है, भूसे के ढेर, भूसे का ढेर, भूसे के ढेर से, भूसे के ढेर से बहुत ज्यादा डर रही थी, उससे पीछे पीछे को हो रही थी। तो दादा ने देखा कि भूसे के ढेर से क्यों डर रही है, तो देखा उसके अंदर टोटो छुपा हुआ था। और टोटो क्या करता है, टोटो जो है बार बार नाना के कानों को काट रहा था, बार बार उन्हें परेशान कर रहा था। तो नाना बहुत डरा हुआ था, डरी हुई थी, तो दादाजी भी बड़ी जोर से उसके हॉन्चेस पर मारते हैं। हॉन्चेस होता है ये जो पीछे ऐसे बनी होती है ना, जो उनकी पीठ होती है जानवरों के, ऐसे पीछे जहां उनकी पूंछ से ऊपर का जो एरिया होता है वहां उसको मारते हैं। लेकिन नाना बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि टोटो उसका कान पकड़ लेता है, कानों को काट लेता है, उसकी पीठ पे चढ़ जाता है। और जब नाना भाग रही थी तो टोटो भी उड़ता हुआ जा रहा था क्योंकि टोटो ने कान उसका पकड़ रखा था। चलो तुम सीन इमेजिन करो कि नाना भाग रही है और नाना के पीछे पीछे जो है, मतलब नाना के ऊपर टोटो भी हवा में उड़ रहा है क्योंकि टोटो ने उसका कान जोर से जकड़ा हुआ है। तो ऐसा होने लगता है तो दादाजी सोचते हैं अरे भाई नाना के साथ इसको नहीं रख सकते। तो नाना और टोटो दोनों कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए, दोनों की कभी दोस्ती नहीं हो पाई। टोटो's bathing routine on winter evenings, grandmother gave Toto a large bowl of warm water for his bath. अच्छा, सर्दियों में बड़ा मजा आता था। सर्दियों में जो दादी माँ है टोटो को जो है एक बड़ा सा बोल, बड़ा सा पानी का बाउल जो है वो दिया करती थी, गर्म पानी का नहाने के लिए। ठीक है, जो बंदर हैं वो भी बिल्कुल इंसानों की तरह नहाते हैं। फर्स्ट टोटो वुड चेक द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, देन ही वुड एंटर द बाथ अंटिल द वाटर रीच्ड हिज नेक। पहले जो है टोटो अपनी एल्बो से पानी का टेम्परेचर, पानी का तापमान चेक करता था। अच्छा, आपको पता है ना बंदर कितने नकलची होते हैं, ये भी बिल्कुल नकलची बंदर था क्योंकि उसने ऐसा करते हुए देखा था नरेटर को, रस्किन बॉन्ड को भी ऐसा करते हुए देखा था। वो भी जब भी पानी में, हम भी जाते हैं ना भाई सर्दियों में, क्या करते हैं पानी को पहले चेक करते हैं अपने हाथ से कि भाई कोसा कोसा पानी होगा तभी नहाएंगे, ज्यादा सर्दी होगी तो थोड़ा गर्म पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटो भी बिल्कुल नरेटर की कॉपी करता है, नकल करता है और ऐसे चेक करता है, फिर पानी में ऐसे अपनी गर्दन डुबा देता है, ठीक है, जब तक उसकी गर्दन तक पानी नहीं पहुंच जाता। आफ्टर दिस ही वुड टेक द सोप एंड रब इट ऑल ओवर हिज बॉडी। व्हेन टोटो वुड कम आउट ऑफ द बाथ ही वुड रन टू द किचन फायर टू ड्राई हिमसेल्फ। और टोटो यहाँ क्या करता है, बिल्कुल देखो इंसानों जैसी हरकतें, साबुन से अपनी बॉडी को रब करना, फिर पानी से अपने आप को धोना। और जैसे ही टब से बाहर निकलता था गरम गरम पानी से, तो भाई गरम पानी से निकलोगे तो ठंड लगेगी, तो दौड़ता हुआ जाता था किचन फायर में, जो आग लगी होती थी किचन में चूल्हा जला होता था, चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता था। इस सीन को देख के सब लोग बहुत हंसते थे, बहुत हंसते थे। लेकिन जब भी टोटो देखता था कि लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं तो एक बच्चे की तरह शर्मा जाता था और अगली बार जो है वहां जाने में बड़ा कतराता था। अगली बार उसे बड़ी शर्म आती थी कि सब लोग मेरे तरफ देखकर जो है वो हंस रहे हैं। छोटे बच्चों को देखे ना, छोटे बच्चे शर्मा जाते हैं, तो ये भी शर्मा जाता था जब उस पर सारे हंसते थे। अब एक्सीडेंट वाइल बेथिंग, अब भाई एक दिन तो टोटो अपना एक्सीडेंट करवाते करवाते बचता है, उबलते उबलते बचता है हमारा टोटो। वन डे टोटो ऑलमोस्ट, अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन बताना भूल गई मैं आपको, ठीक है भाई, दो क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। वाई टोटो एंड नाना कुड नेवर बिकम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी दोस्त क्यों नहीं बन पाए, क्या प्रॉब्लम थी भाई? तो आप लोग लिख सकते हो पूरा इंसिडेंट क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा छेड़ता था, टीज करता था नाना को, ठीक है, उसे परेशान करता था। फिर यहां पर क्वेश्चन है डिस्क्राइब टोटोज बेथिंग रूटीन।
टोटो के नहाने का रूटीन को जो है आप लोग डिस्क्राइब करो, नहाते हुए क्या क्या, मतलब नहाता कैसे था वो, तो आप लोग लिख सकते हो ग्रैंड मदर कैसे, ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है ऑन विंटर मीनिंग्स। तो ये पूरा आंसर है, विंटर की इवनिंग में दादी जो है वो पानी रखती थी, फिर वो पानी में अपनी गर्दन तक जो है डूब मतलब चला जाता था, अच्छा टेम्परेचर चेक करता था, फिर कैसे जब ठंड लगती थी तो सीधा किचन फायर पर के पास जो है वो चला जाता था। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। One day, Toto almost boiled himself alive while bathing. When he saw a large kitchen kettle with warm water, he got into the kettle. He started jumping up and down when the water came to boil. It was grandmother who found him and took him out of the kettle. ये भी बड़ा मजेदार सा इंसिडेंट है। यहाँ पर क्या होता है, टोटो ना यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में पानी उबल रहा होता है। तो पहले क्योंकि परिवार बहुत बड़े हुआ करते थे तो कई बार बर्तन भी बहुत बड़े बड़े होते थे, तो बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था पानी के ऊपर, शायद चाय उबालने के लिए, पानी उबालने के लिए रखा हुआ था। टोटो को लगता है भाई ये तो मेरे नहाने का पानी है। अब बंदर है, बंदर इंसान जितने समझदार थोड़े ना हो सकते हैं, सिर्फ उन्हें कॉपी कर सकते हैं। अब वो उस पानी में चला जाता है। अब पानी जो है भाई पहले तो बड़े मजे से बैठा रहता है, लेकिन बाद में वो देखता है पानी जो है वो बड़ा गरम गरम है, तो पानी के अंदर जाता है, उछल मतलब गरम है तो उछलता है बाहर, बाहर जैसे उछलता है तो ठंड लग रही होती है, फिर पानी के अंदर चला जाता है, पानी के अंदर गर्मी लग रही है, बाहर जा रहा है तो ठंड लग रही है, तो गरम अंदर बाहर ऐसे कूदता रहता है। और दादी उसे ये सब करते हुए देख लेती है। फाइनली टाइम से दादी बाहर आ जाती है और उसे केटल से बाहर निकालती हैं। और जब वो कैटल से बाहर निकलता है तो पूरा आधा उबला हुआ था भाई, आधा उबल चुका था वो, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो पूरा ही उबल जाता बेचारा। तो ये भी बड़ा फनी इंसिडेंट था जिसमें टोटो जो है अपनी जान, मतलब वो जान जाते जाते टोटो की बचती है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, इधर आपका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, हाउ डिड टोटो almost boil himself one day। किस तरह से टोटो अपने आप को लगभग मतलब उबाल लेता है। बॉयल हिमसेल्फ वन डे, अपने आप को कैसे एक बार लगभग उबलते हुए बचता है। टोटोज मिस्चीफ कंटिन्यूज, अच्छा टोटो की शरारतें अभी भी जारी है। टोटोज मिस्चीफ स्टिल कंटिन्यूड, ही वाज ऑलवेज डैमेजिंग थिंग्स। वन डे as the narrator's family entered the dining room, they saw Toto eating the pulao made for lunch। अब यहाँ पर ये भी बड़ा फनी सा इंसिडेंट है। एक दिन क्या होता है भाई, टोटो की शरारतें हैं, बहुत सारी शरारतें जो है वो टोटो करता है। किस तरह की शरारतें करता है, जैसे कि वो जो नरेटर है उनकी आंट्स जो थी, आंट बुआ मासी वगैरह, उनकी स्कर्ट में छेद कर देता था उंगली डाल डाल के, ठीक है, क्योंकि उंगलियां बड़ी स्ट्रांग सी होती हैं उनकी, बड़ी नुकीली सी नाखून वाखून ऐसे डालकर उनकी स्कर्ट में जो है वो छेद कर देता था उनकी ड्रेसेस में। कभी उनके ऊपर पानी फेंक देता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, कभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान करता था, घर में कितनी कीमती चीजों को जो है वो तोड़ दिया करता था, बर्तनों को, कर्टन फाड़ दिया करता था। कर्टन का मतलब समझते हो ना, कर्टन का मतलब होता है पर्दे, कई बार पर्दे फाड़ देता था, तो बहुत सारे नुकसान करता था। एक दिन क्या हुआ, फाइनली जो लास्ट डे, हम लोग लास्ट इसकी शरारत देखेंगे। एक दिन जो है फाइनली ये जो फैमिली है वो डाइनिंग रूम में जाती है, और डाइनिंग रूम में उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल पे बहुत बड़ी डिश, बहुत बड़ी प्लेट रखी थी जिसमें पुलाव बने हुए थे। सबने सोचा होगा चलो मजे से पुलाव खाएंगे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि टोटो जो है वो प्लेट में से पुलाव खा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करके पुलाव को खा रहा है। When his grandmother screamed at Toto, he threw a plate at her. Further, when of the narrator's aunts came forward, Toto threw water on her face. अब यहाँ पे दादी को बड़ा गुस्सा आता है, दादी वैसे ही चढ़ती थी, दादी को गुस्सा आता है, दादी उसे डांटती है, टोटो क्या करो, नीचे उतरो। कई बार होता है ना, डॉगीज को भी, जो पालतू कुत्ते होते हैं वो भी कुछ शरारत करते तो डांट देते हैं जो है मालिक, तो उन्होंने डांटा उतरो। तो उसे इतना गुस्सा आता है कि वो दादी की ओर प्लेट उठाकर फेंकता है, और जब कोई उसकी दादी वगैरह, मतलब उसकी बुआ वगैरह जब उसके क्लोज आती हैं, जब उसकी आंट उसके क्लोज आती है, तो वो आंट के मुंह के ऊपर पानी देकर मारता है ठीक है, तो इस तरह देखो कितना शरारती है। लेटर व्हेन द नरेटर्स ग्रैंडफादर केम, टोटो टुक द डिश, रैन आउटसाइड एंड सैट ऑन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। ही सैट देयर फॉर द होल डे। एज सून एज द पुलाव वाज फिनिश्ड, टोटो थ्रू द डिश एंड डाउन एंड ब्रोक इट इनटू पीसेस। अब क्या होता है भाई, फाइनली जब दादाजी आते हैं तो प्लेट उठाकर वहां से भाग जाते हैं, और कहां बैठ जाते हैं, एक जैकफ्रूट ट्री के ऊपर।
जैक फ्रूट होता है कटहल, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है और चिढ़ाने के लिए सबको, चिढ़ाने के लिए एक एक करके दाने को खाता है, एक एक करके दाने को जो है वो खा रहा था। दादी देख रही थी, ठीक है, दादी देख रही थी उसको, तो दादी को ऐसा दिखा रहा है कि भाई मैं धीरे धीरे इंजॉय कर रहा है पुलाव को, पूरा चिढ़ा रहा है अच्छे तरीके से। जब किसी को गुस्सा आता है और बंदे को समझ में आता है ना कि हाँ इसे गुस्सा आ रहा है, इसे और गुस्सा दिलाऊंगा, वो वैसा ही कर रहा है। और क्योंकि उसके ऊपर ग्रैंड मदर चिल्लाई थी तो वो डिश को नीचे फेंक देता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। डिश का यहां पर मतलब है प्लेट, ठीक है, यहां पर है प्लेट। तो ये प्लेट बड़ी महंगी भाई प्लेटें होती है, चाइना प्लेट जिनको कहते हैं, कांच के बर्तन जो होते हैं, उन्हें जैसे ही फेंकता है पेड़ से तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर तो भाई फाइनली फैमिली कहते हैं कि भाई अब तो बहुत हो गया। टोटोस मिस्चीफ कॉज मच लॉस टू द फैमिली। टोटो बहुत नुकसान कर चुका था, बहुत ही ज्यादा नुकसान कर चुका था पूरे परिवार का। वो सोचते हैं कि भाई हम इतने भी अमीर नहीं है, हम लोग रोज रोज बर्दाश्त नहीं कर सकते, वी कैन नॉट अफोर्ड, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड का मतलब होता है कि हम लोग जो है और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग रोज रोज कहाँ खरीदेंगे जो है नए नए बर्तन, नए कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर, ये तो भाई फाड़ता ही रहता है, कोई ना कोई नुकसान आए दिन करता ही रहता है। तो दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने उसे टोंगा ड्राइवर को वापस भेज दिया कि भाई रख ले भाई अपने बंदर को तू ही रख, और 3 रुपए में उसे बेचा। खरीदा कितने में था, 5 रुपए में बचा, तो 3 रुपए में बेचा उसको वापस। तो कितना नुकसान हुआ दादाजी को, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। एक यहाँ पर 2 रुपए का नुकसान हुआ, फिर 3 रुपए जो है वहां देने पड़े थे, और उसके बाद जो उसने इतना घर में नुकसान किया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो टोटो जो है वो घाटे का सौदा रहा दादाजी के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू सेल टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर। क्या क्वेश्चन आएगा यहां पर भाई, कि दादाजी ने क्यों फैसला लिया कि टोटो को वापस बेच देना चाहिए टोंगा ड्राइवर को, क्या रीजन था। दादाजी तो बड़ा प्यार करते थे ना टोटो से, सारे जानवरों से, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्हें टोटो को वापस बेचना पड़ा। तो हमें पता है भाई दादाजी मजबूर थे, कितना नुकसान सहते। तो यहां पर फिर से भाई क्वेश्चन आ चुके हैं, वक्त आ चुका है चेक करने का कि आपको समझ में आया या नहीं आया। He could use it to hang from branch. It was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. तो यहां पर भाई लाइन है चैप्टर में से, टोटो के हाथ का क्या मतलब, टोटो का जो तीसरा हाथ था, जो उसकी पूंछ थी, उसका क्या क्या काम था। वो उसे ब्रांच यानी किसी भी शाखा से लटकने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। वो केपेबल, उसमें जो है वो क्या कर पाता था, स्कूपिंग अप यानी कि पिकिंग एंड ईटिंग, उठाकर खाने में किसी भी डेलिकेसी को, किसी भी खाने को, किसी भी मस्त खाने को जो उसके हाथों से नहीं पहुंच सकता था, तो वो अपनी पूंछ से जो है उसे पकड़ लिया करता था। आपने कई बार देखी होंगी कुछ ऐसी वीडियोस, वृंदावन जाते हैं जब आप लोग देखते हैं ना, वृंदावन में बंदर जो है किस तरह से कभी चश्मा ले जाते हैं, कभी दुकानों पर जाके कोई सामान उठा लेते हैं, तो अगर हाथों से नहीं उठा पाते तो फटाफट से अपनी पूंछ से जो है पकड़ लेते हैं, पूंछ बड़ी लंबी होती है उनकी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, हु इज ही इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। भाई ही किसकी बात की गई है यहाँ पर, एक भालू की, एक मंकी की, एक पैरट की, या फिर एक कैट की। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, तो सभी बच्चों का करेक्ट होना चाहिए। ये अ मंकी, एक मंकी की बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट डज इट रेफर टू हियर, इट किसकी बात हो रही है, किसकी, इट यहाँ पर यूज होता ना, इट इज यूज टू हैंड्स, लेग्स, टेल या ब्रांच। किसकी बात हो रही है, उसके हाथों की, उसकी टांगों की, उसकी टेल की या फिर ब्रांच की, कि वो किसकी मदद से, इट्स हेल्प। तो टेल यहां पर पूंछ की बात हो रही है। हाउ इज इट यूजफुल टू फॉर हिम, भाई वो इट यानी वो टेल उसके लिए कैसे यूजफुल है। इट एडेड टू हिज लुक्स, इट हेल्प्ड हिम टू पिक अप फूड, इट हेल्प्ड हिम हैंग फ्रॉम द ब्रांच, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अच्छा यहाँ पे दादाजी जब डिस्क्रिप्शन देते हैं, मतलब नरेटर जब डिस्क्रिप्शन देता है दादाजी के बारे में और मंकी के बारे में, तो क्या बताता है,
ठीक है, दादाजी को जो है वो मंकी सुंदर हैंडसम भी बहुत लगता है। उन्हें लगता है कि टोटो देखने में बड़ा अच्छा है, बड़ा अट्रैक्टिव सा है, और जो ये पूंछ है वो उसकी ब्यूटी को ऐड करती है, मतलब उसके लुक्स भी अच्छे हो जाते हैं पूंछ से। दादाजी का ऐसा मानना था कि किसी भी प्राणी के पीछे अगर पूंछ लग जाए तो वो देखने में बड़ा आकर्षक हो जाता है। तो भाई यहाँ पर जानवरों की तो पूंछ होती है, तो दादाजी के कहने का मतलब था ये बंदर बड़ा अट्रैक्टिव है, बड़ा आकर्षक है। तो यहां पर आंसर होगा बच्चों ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्यों भाई? सबसे पहले दादाजी का मानना था कि उसकी लुक्स, उसका जो है जो एक होता है ना कि पूरा का पूरा वो देखने में बड़ा अच्छा लगता था, वो उसे खाना उठाने में मदद करती थी उसकी पूंछ, और साथ ही साथ उसे शाखाओं से लटकने में भी हेल्प करती थी। द नेम ऑफ ही इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज, ही का नाम क्या है भाई गिवन एक्सट्रैक्ट में? टोटो। भाई टोटो है नाम यहाँ पर, ठीक है, नाम टोटो है मेरा। वट कैन वी अंडरस्टैंड अबाउट हिम इन द गिवन लाइन्स, हम लोग क्या समझ सकते हैं इसके बारे में? तो आंसर आप लोग लिखो कि क्या समझ सकते हैं हम टोटो के बारे में। टोटो किस तरह का पर्सन है, मतलब किस तरह का जानवर है? तो हमें यहाँ क्या समझ में आता है कि वो बड़ा ही शरारती है, और जो उसकी टेल है, उसकी पूंछ है, वो उसे शरारतों को करने में मदद करती है। ठीक है, शाखाओं से लटकना, खाना उठाकर खा लेना, तो ये सब उसकी शरारतें हैं बच्चों। ठीक है, अब हम लोग करेंगे बच्चों बहुत ही जो है मजेदार मिस्टीरियस सी कहानी, जिसका नाम है बच्चों ईश्वरन द स्टोरी टेलर। तो बच्चों कहानियां किसे पसंद नहीं है? कहानियां हमें बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अपने दादा दादी से या नाना नानी से कभी कहानी सुनी होगी, पर अगर आप सुनते हैं तो ये बहुत ही अलग सा अनुभव होता है। आजकल तो देखो क्या है कि हम लोग वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देख लेते हैं, हमें टीवी भी ऑन करने की जरूरत नहीं, हम लोग फोन में ही बड़ी सारी कहानियां जो है वो देखते हैं। आजकल मैंने बच्चों को भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को भी कहानी जो है नानी दादी वगैरह नहीं सुनाते हैं, वो फोन में ही कहानियां जो है वो देख लेते हैं, थर्स्टी क्रो या फिर जो भी बेसिक कहानियां हमने सुनी थी। तो ऐसा बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, लेकिन कहानी सुनने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, और यहाँ एक बहुत अच्छा कहानी बताने वाला है। ठीक है, कहानी को सुनाना भी बच्चों एक कला होती है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत सुंदर कहानी सुनाते हैं, तो यहाँ हमें एक बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाला है जिसका नाम है ईश्वरन। अब यहाँ देखते हैं भाई ओवरव्यू। ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज रिटन बाय आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण भाई बड़े ही फेमस है हमारे आर के लक्ष्मण। ओके, आर के लक्ष्मण, मुझे लगता है कि आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा मालगुडी डेज का। ठीक है, दूरदर्शन पे ये आया करता था मालगुडी डेज, और बड़ी ही प्यारी प्यारी खूबसूरत सी कहानियां जो है उसमें दिखाई जाती हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड्स। कभी भी आपको देखना होगा कि पहले का जमाना कैसा था, पहले किस तरह की सादगी सिंप्लिसिटी हुआ करते थे, तो आप इन सब जो है सीरियल्स को देख सकते हो। मतलब ये सब यूट्यूब पे बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे प्रिंट में अवेलेबल है, तो जाकर जरूर देखना मालगुडी डेज एंड स्वामी एंड फ्रेंड्स। आपके मम्मी पापा ने जरूर सुना होगा उसके बारे में, आपके मम्मी पापा ने देखा भी जरूर होगा। पहले एक ही चैनल होता था दूरदर्शन, और उस पर ये कहानियां आती थी, और आर के लक्ष्मण द्वारा ये लिखी गई थी। तो आर के लक्ष्मण जो एक इंडियन कार्टूनिस्ट थे, कार्टून्स बनाते थे वो, पहले जो है कार्टून हाथ से लोग बनाया करते थे, और छोटी छोटी कॉमिक्स जो है वो लिखा करते थे। इलस्ट्रेटर थे वो, और ह्यूमरिस्ट थे। ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है बड़ा ही ज्यादा जो मजाक करने वाला व्यक्ति होता है, जिसके बातों में बड़ा व्यंग्य होता है, जिसकी बातों में बहुत ज्यादा मजाक मस्ती होती है। तो वाकई में आप ये मालगुडी डेज वगैरह भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना उसमें फन है, एक मजा है उसके अंदर। ठीक है, अब फोटो पे मत जाना, मुझे पता है फोटो से बहुत ज्यादा सीरियस लग रहे हैं वो, पर ऐसा नहीं था, रियल लाइफ में वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे। द स्टोरी इज अबाउट अ जूनियर सुपरवाइजर नेम्ड महेंद्र। भाई ये कहानी है एक जूनियर सुपरवाइजर के बारे में। सुपरवाइजर होते हैं जो हर चीज को उसका सुपरविजन करते हैं। ठीक है भाई, सुपरवाइजर साहब होते हैं ना, जो कोई बिल्डिंग बन रही होती है तो उनका काम होता है सबके जो मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ईंट पत्थर सही से लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। तो इस तरह के एक जूनियर सुपरवाइजर हैं, उनके बारे में, जिनका नाम है महेंद्र, और उनके कुक ईश्वरन के बारे में। ईश्वरन तो भाई ये ईश्वरन ही है जो कहानीकार है। महेंद्र हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज इट वाज द नेचर ऑफ हिज जॉब।
महेंद्र को एक जगह से लेके दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, जो कि उसका काम था। भाई वो बिल्डिंग सुपरविजन करने वाला था, जहां पर भी कंस्ट्रक्शन होती थी, कोई बन रहा होता था मकान या बिल्डिंग, तो उसका देखरेख करने का उनका काम था। अब बिल्डिंग तो अलग अलग जगह बनेगी, कभी कहीं कभी कहीं, और वो अलग अलग जगह पर जो है वो जाया करते थे, और उनके साथ उनका कुक ईश्वरन भी जाया करता था। He was a simple man and so were his needs. वो बहुत ही सादे से इंसान थे, बड़े ही सिंपल से इंसान थे, और उनकी जरूरतें भी बहुत सिंपल थी। मोरओवर महेंद्र हैड द कंपनी ऑफ ईश्वरन, एन एक्सीलेंट कुक एंड स्टोरी टेलर। हम यहाँ देखते हैं कि महेंद्र एक बड़ा ही खुशनुमा इंसान है, जो बड़ा सीधा सादा सा जीवन जीता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कहीं पर सामान पूरा होता है, कहीं पर सामान पूरा नहीं होता, कहीं अच्छा घर होता है, कहीं नहीं होता, लेकिन वो हर जगह खुश रहते हैं, क्योंकि उनके साथ ईश्वरन जाता है, जो उनका कुक था, उनका खाना बनाने वाला था, उनका घर का सारा काम करने वाला था, और वो बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाला भी था। ठीक है, वही बोल रही हूँ, पहले के जमाने की बात है। आज आपको एंटरटेन करने के लिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फोन, आपका फोन बहुत है, आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी इंसान को कहीं पर भी भेज दो, वो बड़ा खुश रहेगा, क्यों भाई उसके पास उसका फोन है, फोन उसे एंटरटेन करेगा, टीवी है, वो एंटरटेन कर सकता है। पर पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, तो इन सब चीजों के एब्सेंस में उनके पास थे ईश्वरन। तो देखते हैं भाई, महेंद्र जूनियर सुपरवाइजर। महेंद्र के बारे में पढ़ते हैं पहले। महेंद्र एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, जूनियर सुपरवाइजर एक फर्म, एक कंपनी में। द फर्म ऑफर्ड वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एक्सेट्रा। ये जो कंपनी थी वो उन्हें अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स ऑफर करती थी, अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स में उन्हें जाना होता था। कंस्ट्रक्शन साइट समझते हो ना बच्चे, कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है, विभिन्न निर्माण स्थल, अलग अलग निर्माण स्थलों में उन्हें जाना होता था, जैसे कि फैक्ट्रियां, कहीं पर फैक्ट्री बननी हो, कहीं ब्रिज बनना हो या डैम बनना हो, तो उन सब गतिविधियों पर वो ध्यान रखते थे। कारखाना, पुलों या बांधों का कंस्ट्रक्शन होता था, वहां वो सुपरविजन करते थे, उसके ऊपर ध्यान देते थे, उसका कार्यस्थल की देखरेख करना उनका काम था। His job was to keep an eye on the activities on the work site. उनका काम क्या था? इन सब चीजों, वहां के लोगों के कामों पर, गतिविधियों पर ध्यान देना। हमने देखा होगा कभी बिल्डिंग बनती है, अब यहाँ पे घर वर बनते हैं, तो घर में तो जो घर वाले हैं वो आकर देखते रहते हैं। अब सोचो भाई, फैक्ट्री कितनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी फैक्ट्री को बनाना हो तो भाई मजदूर सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर एक सुपरवाइजर का काम होता है। Due to his job, he had to move from one place to another. Mahindra was a bachelor who led a simple life. His requirements were less, so he could adjust to all conditions. तो हमारे महेंद्र साहब जो है वो कैसे थे भाई? वो एक बैचलर थे, ठीक है, बैचलर थे, एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता था, ज्यादा दिक्कत उन्हें होती नहीं थी। बैचलर का मतलब क्या होता है भाई? कुंवारे व्यक्ति। वो कुंवारे व्यक्ति थे, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो बड़ी कम थी। यहां जानना बहुत जरूरी है किस तरह के पर्सन थे वो। उनकी आवश्यकताएं बहुत कम थी, इसीलिए वो हर माहौल में एडजस्ट कर लेते थे, कैसी भी स्थिति हो, हर जगह जो है वो एडजस्ट कर लिया करते थे। एडजस्ट का मतलब होता है तालमेल बिठा लेते थे, हर जगह खुश रहते थे। क्योंकि भाई आप लोग सोचो, कभी कभी उन्हें ऐसे जगहों पर भी भेज दिया जाता था, मतलब जंगल वगैरह। अच्छा, पहले फिर वही बात बोल रही हूँ कि आज से कितने साल पहले की कहानी है, अब तो जहां देखो वहां कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, पर पहले बहुत ही सुनसान इलाके भी हुआ करते थे, जहां कभी कुछ भी नहीं मिलता था, वहां पर भी महेंद्र को भेज दिया जाता था, जहां प्रॉपर घर भी नहीं होता था, कई बार उन्हें टेंट्स में रहना पड़ता था, तो भी वो बड़ी ही खुशी से वहां गुजारा कर लिया करते थे, क्योंकि जिनकी जरूरतें कम होती हैं उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ईश्वरन महेंद्र's कुक। अब ईश्वरन के कुक के बारे में थोड़ा, सॉरी, महेंद्र के कुक के बारे में थोड़ा जानते हैं। महेंद्र हैड अ कुक नेम्ड ईश्वरन। ईश्वरन डिड ऑल हाउसहोल्ड वर्क्स ऑफ महेंद्र। भाई यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग मिलते हैं यहाँ पर ईश्वरन से। ईश्वरन का क्या काम था? वो सारे घर का काम किया करते थे महेंद्र के लिए। ही वुड कुक। क्या क्या काम करते थे यहाँ पर? ठीक है भाई, ध्यान देंगे आप लोग। वो खाना बनाते थे, वो कपड़े धोते थे, और वो उसे एंटरटेन भी करते थे। महेंद्र को एंटरटेन भी करते थे। एंटरटेन का मतलब क्या होता है? मनोरंजन। उनका मनोरंजन भी करता था।
ठीक है, ये सब करने के साथ साथ अपनी कहानियों के साथ साथ ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स व्हिच वर नॉट फाउंड एनीवेयर। ईश्वरन के अंदर एक और गुण था बच्चों, क्या गुण था कि वो कहीं से भी सब्जियां या कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, खाने की जो सामग्री होती है ना, खाना पकाने की सामग्री, भाई खाना बनाना है, सब्जियां भी चाहिए, सामग्रियां भी चाहिए, वो कहीं से भी उन्हें जो है वो ले आते थे, कहीं से भी, जो ये ईश्वरन की क्वालिटी थी। अब यहां पर मैं आपको बता रही हूं ना कि ईश्वरन के अंदर बड़े सारे गुण थे। क्या गुण थे? जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी ऐसी जगहों पर भी भेज दिया जाता था जो बिल्कुल सुनसान इलाके होते थे। तो यहाँ लिखा गया है चैप्टर में कि कई बार महेंद्र हैरान हो जाता था कि घर में तो सब्जियां थी ही नहीं, हम लोग इतने सुनसान इलाके में रहते हैं, हम जंगल बीहड़ जैसे इलाके में रह रहे हैं, यहाँ से ये सब्जियां लाया तो कैसे लाया? और सब्जियों में इतनी सारी सामग्रियां डलती हैं तभी तो सब्जी स्वादिष्ट बनती है, ये सब्जियां वो कहाँ से लाता है? तो कई बार मुझे ये कहानी पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि ईश्वरन कहीं कोई जिन विन तो नहीं था, कहीं कोई भूत तो नहीं था कि ये सब चीजें जो है वो कर दिया करता था। लेकिन हाँ, ईश्वरन के अंदर ये गुण था, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता था, और खाना जब खिलाता था अपने मालिक को तो उन्हें अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां बनाकर, मतलब सुनाकर, ठीक है, पकाता ही था, कहानियां भी पकाया करता था, वो अपने मालिक को सुनाता था। ईश्वरन डेली रूटीन। अच्छा, ईश्वरन का रोज का क्या काम था? महेंद्र तो काम पर चले जाता था। महेंद्र वुड लीव फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग विद सम फूड। महेंद्र के लिए वो कुछ खाना भी पैक कर देता था, ठीक है, कुछ खाना जो है वो लेकर जाते थे। आफ्टर महेंद्र लेफ्ट फॉर वर्क, ईश्वरन वुड क्लीन द शेड। अच्छा, वो क्या करता था भाई? पहले शेड को क्लीन करते थे, जहां पर भी वो रहा करते थे, शेड की सफाई करना, कपड़े धोना, अच्छा फिर नहाना धोना करता था, फिर उसके बाद पूजा पाठ भी करता था। आफ्टर ईटिंग हिज लंच ही यूज्ड टू रीड पॉपुलर तमिल थ्रिलर एंड देन वुड गो ऑफ टू स्लीप। ये बड़ी जरूरी बात है यहाँ पर, ठीक है। घर का सारा काम करने के बाद, नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद, लंच करने के बाद वो पढ़ता था पॉपुलर तमिल थ्रिलर। तमिल, भाई ये तमिल भाषा में ये एक्चुअली चैप्टर, मतलब आर के लक्ष्मण तमिल जो है साउथ के थे, तो तमिलियन लैंग्वेज में भी वो लिखते थे, फिर बाद में उन्होंने इंग्लिश में भी लिखना शुरू किया था। तो यहाँ पर वो क्या पढ़ता था? तमिल थ्रिलर किताबें। थ्रिलर समझते हो ना भाई, जिसमें बहुत ज्यादा रोमांच हो, तो रोमांच वाली कहानियां जो है वो पढ़ा करता था। भाई पहले के जमाने में, वही बात मैं बोल दूं, किताबें पढ़ना जो है ना, किताबें बहुत लोग पढ़ते थे। अब आप लोग देखोगे कि किताबें, हम लोग को लगता है किताबें सिर्फ पढ़े लिखे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, बच्चे किताबें पढ़ते हैं, लेकिन पहले बहुत लोग किताबें पढ़ा करते थे, क्योंकि वही बात है कि फिल्में देखना, अच्छा हॉल बड़े कम होते थे, थिएटर की टिकट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब वही बात है कि मैंने तो अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि इनफैक्ट जो बहुत ही ज्यादा, जिनको देखकर आप, जिनको थोड़ा भी पढ़ना आता था, जिनको भी थोड़ा भी पढ़ना लिखना आता था, जैसे रिक्शा पुलर, टोंगा वाले, वो लोग भी किताबें पढ़ा करते थे, ठीक है। वो भी किताबें क्योंकि किताबों में ही मिलता था वो जो एंटरटेनमेंट होती है, कहानियां होती हैं, जासूसी कहानियां। कहते थे कि जैसे आज आप लोग जाते हो, आज आप लोग मेट्रो में जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो, तो आपको हर इंसान जो है वो फोन पे लगा हुआ दिखेगा, फोन पे टिक 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 कर रहा होता है। पहले के जमाने में जो है, आपको अगर आप ट्रेन में जा रहे हो, कहीं पर भी सफर कर रहे हो, कहीं पर भी बहुत सारे लोग हैं, तो या तो वो अखबार पढ़ रहे होते थे, कोई मैगजीन पढ़ रहे होते थे, या इस तरह की जासूसी किताबें या रोमांच वाली किताबें जो है लोग पढ़ा करते थे। यही उनके मनोरंजन का साधन हुआ करते थे। तो हमारा ईश्वरन भी ऐसे ही करता था। ईश्वरन अ ग्रेट स्टोरी टेलर। ईश्वरन बहुत बड़ा कहानीकार था, महान कहानीकार था। ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल थ्रिलर्स दैट ही हैड रेड। अच्छा, ईश्वरन जो है, कहां से प्रेरणा मिली? इतनी अच्छी कहानियां आखिरकार वो सुना कैसे पाता था? महेंद्र का बताना था कि वो इतने अच्छे तरीके से कहानियां सुनाता था कि उसकी कहानियों में वो खो जाया करते थे, वो सुनते रहते थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कई बार जो है वो क्या करता था, कई बार जो है वो ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता था कि महेंद्र का बहुत ही इंटरेस्ट बन जाता था। तो यहां वो बताते हैं कि ये सब जो है उसे मिला ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय दी तमिल थ्रिलर्स, ठीक है। तमिल थ्रिलर से बहुत प्रभावित था। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित। तो यहां पर बच्चे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यहां बनेगा आपका, व्हाट वाज ईश्वरन्स डेली रूटीन?
ईश्वरन का डेली का रूटीन क्या था, रोज का क्या काम था, रोज की क्या दिनचर्या थी ईश्वरन की, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, शेड को साफ करना, कपड़े धोना, नहाना धोना, प्रे करना और उसके बाद किताबें पढ़ना। ठीक है, तमिल थ्रिलर्स पढ़ना। अच्छा, यहां पर एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वॉज महेंद्र। महेंद्र किस तरह का आदमी था, तो आप लोग लिख सकते हो। आप लोग कैसे कह सकते हो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू से दैट महेंद्र वॉज अ सिंपल मैन। आप कैसे कह सकते हो कि महेंद्र एक बड़ा ही सीधा साधा सा इंसान था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई कैसे कहानी सुनाता है। दैट ही रेड दिस इन्फ्लुएंसेस वॉज विजिबल इन द मेथड्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। वो कितना प्रभावित था, उसका असर आप लोग देख सकते थे जिस तरह से वो कहानी सुनाया करता था। इसका प्रभाव आप लोग देख सकते थे उस तरीके से, जिस तरीके से वो घटना का वर्णन किया करता था, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से। ही वुड नरेट इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट विद सस्पेंस एंड सरप्राइज। ही वुड नरेट, ठीक है, वो नरेट करता था छोटे से छोटा, इवन अगर बहुत ही छोटा सा भी कोई स्मॉलेस्ट इंसिडेंट होगा ना, तो उसे भी वो बहुत ज्यादा डिटेल में, बड़े ही ज्यादा सस्पेंस के साथ, बड़े ही ज्यादा सरप्राइज के साथ जो है वो बताया करता था। ठीक है, बहुत ही नाटकीय और भाव विभंगाओं के साथ। ठीक है, कई लोगों को आपने देखा ना, कहानी ऐसे हुआ, वैसे गया, मैं यहां गया, मैं वहां गया, ठीक है, ये हुआ, वो हुआ। फॉर एग्जाम्पल, यहां वर्णन भी किया गया है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ही डिस्क्राइब्ड एन अपरूटेड ट्री एज अ बुशी बीट वाइल्ड एनिमल बाय यूजिंग ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स। अगर उन्हें यह भी बताना होता था कि एक उखड़ा हुआ पेड़ है, तो उखड़े हुए पेड़ को कैसे दिखाते थे, एक बड़ा सा जानवर, एक बड़ा सा जानवर, इस तरह से ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स का यूज करके, ठीक है, छोटी छोटी घटनाओं का भी वर्णन रहस्य और आश्चर्य के साथ करते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नाटकीय भाव भंगिमाओं और हरकतों का उपयोग करके एक उखड़े हुए पेड़ को झाड़ीदार बीट, झाड़ीदार जंगली जानवर जो है ऐसे बताया कि वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। ठीक है, ईश्वरन इमेजिनेटिव स्टोरीज एंटरटेन महेंद्र हु वुड लिसन टू हिम विदाउट एनी जजमेंट। और ईश्वरन का कल्पना, जो ये बहुत ही कल्पनाशील उनकी जो है वो जो है क्रियाएं होती थी, मतलब क्रियाएं नहीं, सॉरी, उनकी रचनाएं होती थी, कहानियां होती थी। और महेंद्र भी बड़ा ही पेशेंट लिसनर था। यहाँ पर महेंद्र की भी दाद देनी चाहिए कि महेंद्र भी उसे बिना किसी जजमेंट के, बिना कोई निष्कर्ष निकाले, बिना रोके टोके उस कहानी को बड़े ध्यान से सुनता था। वक्ता, मतलब वो होता ना, वक्ता अच्छा होना चाहिए तो श्रोता भी अच्छा होना चाहिए। तो महेंद्र बहुत अच्छा श्रोता भी था, बड़े ध्यान से कहानी को सुना करता था। जो भी वो कहता रहता था वो चुपचाप जो है उसे सुना करता था। ईश्वरन स्टोरी ऑफ अ टस्कर। ईश्वरन की कहानी एक टस्कर के बारे में। अच्छा, अब टस्कर होता है बेटा हाथी, एक टस्कर यानी कि एक हाथी के बारे में अब यहां पर ईश्वरन कहानी सुनाएगा। ईश्वरन एक कहानी सुनाता है अबाउट अ मैड टस्कर टू महेंद्र। ठीक है, एक मैड टस्कर के बारे में जो है वो कहानी सुनाता। ठीक है, उसमें क्या सुनाता है वो यहां पर, तो यहां पर हाथी की क्या कहानी सुनाई उन्होंने कि एक पागल एलिफेंट था, एक पागल एलिफेंट की वो कहानी सुनाता है। He narrates that one day a mad elephant escaped from the timber yard in his hometown and destroyed everything that came in his way. It tore up the creepers and broke the branches. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत मजेदार बात है। ईश्वरन अपनी कहानियों में खुद को भी एक पात्र बना लेता था कि मैं भी वहां मौजूद था, मेरे यहाँ पर ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर वो बताता है कि एक बार एक पागल हाथी, ठीक है, पागल हाथी जो है वो भाग खड़ा हुआ था एक टिम्बर यार्ड से। टिम्बर यार्ड का मतलब क्या होता है, एक लकड़ी का यार्ड, वहां से जो है उनके होम टाउन में, कहता है कि जो मैं, जहां पर मेरा घर है ना, वहां से जो है वो भाग गया था। ठीक है, एलिफेंट जो है वो भाग गया था और उसने आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसने क्या कर दिया था, उसने क्रीपर्स होते हैं भाई, लताएं, उसने जो है शाखाओं को भी तोड़ दिया था।
तो आपने देखा है ना भाई, कई बार आपने देखा होगा कि जो एलिफेंट होते हैं, जो हाथी होते हैं, अगर वो पागल हो जाएं, अगर वो जंगली हों, तो वो कई बार बड़ा उत्पात मचा देते हैं। ठीक है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, जैसे गाड़ियां पलट देंगे। अभी पीछे एक वीडियो भी आ रही थी, बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं कि आई गेस तमिलनाडु की वो वीडियो थी। तमिलनाडु में बहुत सारे जो है ना वो आपको जंगली हाथी देखने को मिलेंगे। तो जंगली हाथी क्या कर रहे हैं कि भाई लोगों के घरों में जो है वो घुस जा रहे हैं, लोगों की बाउंड्रीज तोड़ दे रहे हैं, या फिर जो है लोगों के गाड़ियों पर जो है वो अटैक कर रहे हैं, पेड़ तोड़ दे रहे हैं, पेड़ उखाड़ दे रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये इमेज आप लोग देख सकते हो, ये भी असली की एक इमेज बनाई गई है यहाँ पर। तो इस तरह की चीजें जो है वो पागल हाथी कर देते हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो यहाँ वो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट सुना रहा है। आफ्टर सम टाइम द एलिफेंट रीच्ड द टाउन, इट केम टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स। उसने ये भी बताया कि कुछ देर बाद जो एलिफेंट है वो शहर पहुंच गया। ठीक है, टाउन पहुंच गया। टाउन का मतलब क्या होता है भाई, शहर। ठीक है, कस्बे में पहुंच गया और वहां जाकर मेन रोड पर उसने क्या कर दिया, उसने फोड़ दिया स्टॉल्स को जिसमें फ्रूट्स, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स जो है बेचे जा रहे थे। ठीक है, फल, मिट्टी के बर्तन और कपड़े बेचने वाली दुकानें जो है उसने उसे तोड़ दिया। कई बार फिल्मों में भी देखते हैं ना हम लोग, पुरानी फिल्मों में ऐसे बड़े सारे सीन होते थे जिसमें गुंडों की आपस में, गुंडा और हीरो जब आपस में लड़ रहे होते थे तो बेचारे किसी की रेडियों पे गिर जाते थे, कोई मटके फोड़, मटकों के ऊपर जरूर गिरते हैं, मटके फोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। यहाँ ये सब काम हाथी कर रहा है। ठीक है, हाथी जो है सभी दुकानों को फोड़ दे रहा है। Then the elephant entered the school ground and destroyed everything in it. During this incident, all the boys of the school had locked themselves in their classrooms and the teachers climbed up to the terrace. अच्छा, यहाँ पर एक और इंसिडेंट, यहाँ पर वो ये भी बताता है कि कैसे हाथी जो एक स्कूल में घुस गया। भाई स्कूल में पागल हाथी घूम रहा है, सब लोग बहुत डर जाते हैं, सारे लड़के अपने आप को कमरों में बंद कर लेते हैं, कई लोग जो हैं वो छतों पर चले जाते हैं। ठीक है, जो टीचर्स थे वो टेरेस पर चले जाते हैं, टेरेस का मतलब है छत। ठीक है, टेरेस पर चढ़ जाते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं, सब लोग बहुत डरे हुए हैं यहाँ पर हाथी को देखकर, और हाथी बहुत नुकसान कर रहा है। Suddenly, Ishwaran, a young boy of the school, took a cane from one of the teacher. He ran to the ground and hit the third toenail of the elephant, and the elephant fell down. At this point, Ishwaran would leave the story unfinished. अब यहाँ पर ईश्वरन बोलता है, ईश्वरन अपने आप को हीरो बना लेता है कहानी का। ईश्वरन कहता है यहाँ एंट्री होती है भाई मेरी, एक युवा लड़का, और वो युवा लड़का कौन था, और कहीं नहीं, और कोई नहीं, ईश्वरन। ईश्वरन आता है, एक डंडा उठाता है और हाथी के तीसरे टोनेल पर, तीसरे जो उसका तीसरे पैर के नाखून पर बड़ी जोर से प्रहार करता है, जिसके बाद हाथी गिर जाता है। ये सब कहानी वो उसे सुना रहा था। अब ये सब कहानी सुनाते सुनाते जो है वो यहाँ से मतलब वो अंदर चला जाता है खाना लाने के लिए। सोचो, महेंद्र मजे से खाना खा रहा है, पूरी कहानी पागल हाथी की सुन चुका है, ये भी सुन चुका है कि कैसे तीसरे टोनेल पर मारा, तीसरे पैर के नाखून पे मारा जोर से डंडा, और वो बेहोश हो गया। उसके बाद कहानी क्लिफ हैंगर पे छोड़कर वो अंदर चला जाता है, जैसे मूवीज में नहीं होता, टीवी सीरियल वेब सीरीज में नहीं होता कि भाई पता ही चलने वाला था कि क्या हुआ, तभी कहानी खत्म हो जाती है और नेक्स्ट डे कहते हैं अगले दिन देखना। After some time, Ishwaran concludes the story and told Mahendra that an animal doctor was called to examine the elephant. After 2 days, the elephant was taken to the jungle by his mahout. अब यहाँ पर फाइनली जब वो चला जाता तो महेंद्र को थोड़ा गुस्सा भी आता। महेंद्र कहता है देखो कहानी तो पूरी कर, उसके बाद क्या हुआ। तो महेंद्र बताता है कि फिर एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया, हाथी बेहोश हो गया था, उसने हाथी को एग्जामिन किया और 2 दिन बाद हाथी को वापस ले जाया गया जंगल में उसके महौत के साथ। महौत होता है भाई यहाँ पर महावत। ठीक है, हाथी का महावत उसे जंगल में लेकर चला गया। Then Mahendra asked Ishwaran how he had controlled the animal. Then Ishwaran told that it was either jujutsu or karate which paralyzed his nervous system. यहाँ पर हमारे ईश्वरन कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर भाई महेंद्र पूछता है कि इतना बड़ा हाथी बेहोश कैसे हो गया, तुम्हें कैसे पता था कि हाथी को कैसे कंट्रोल करना है, तुम्हें कैसे पता था कि मैं यहां मारूंगा और हाथी बेहोश हो जाएगा। तो वो कहता है ये मैंने सीखा था जुजुत्सु या कराटे। ठीक है, जुजुत्सु या कराटे क्या है, ठीक है, ये जो कराटे आपने सुना होगा ना, कहते मैंने कराटे में मैंने ये पढ़ा था इसके बारे में कि अगर तीसरे टोनेल पर मारो हाथी के तो उसका पूरा नर्वस सिस्टम जो है उस पर हिट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। भाई ट्राई मत करना घर पर अपने, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बात सच्ची है, कितनी सच्ची है कितनी झूठी है। अब यहाँ पर अलग अलग कहानियां सुना चुका है। अब एक और कहानी ईश्वरन सुनाता है
Story of a female ghost. One day Ishwaran prepared a delicious dinner because it was an auspicious day of feeding the spirits of the ancestors. While Mahendra had his dinner, Ishwaran told Mahendra about the factory where they were staying. अब यहाँ पर कहानी सुनाई जाती है, एक महिला भूतनी के बारे में एक कहानी सुनाता है ईश्वरन। ईश्वरन कहता है एक दिन ईश्वरन ने बड़ा अच्छा खाना तैयार किया था, ठीक है, बड़ा ही टेस्टी खाना तैयार किया था, क्योंकि एक बहुत ही पवित्र दिन था। आत्माओं को, हमारे पूर्वजों को खाना खिलाते हैं ना हम लोग, श्राद्ध होते हैं ना। श्राद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से जो श्राद्ध के दिन होते हैं, अगर आप श्राद्ध के दिनों में खाना खिलाते हैं और मतलब खाना बनाते हैं या कौओं को डालते हैं, तो हमारे जो है पूर्वज हैं उन्हें खाना मिलता है। तो ऐसा ही यहाँ पर ईश्वरन करता है। और ये खाना खिलाते खिलाते जब महेंद्र पूछता है कि भाई ये किस लिए करा है, तो वो बताता है और फिर साथ में एक और नई कहानी वो शुरू करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आपका, ठीक है, हाउ डिड ईश्वरन कंट्रोल द मैड एलिफेंट? ईश्वरन ने किस तरह से उस पागल हाथी के ऊपर काबू पाया? ठीक है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। He informed Mahendra that this factory area was initially a burial ground. He himself had come across skulls and bones on the path and saw ghosts at night. अब यहाँ पर क्या होता है भाई, वो महेंद्र को थोड़ा सा डराता है। महेंद्र जो है यहाँ पर डरने वाला है, क्योंकि वो महेंद्र को बोलता है कि ये जो फैक्ट्री जिसमें हम अभी रह रहे हैं ना, क्योंकि वो एक फैक्ट्री का निर्माण हो रहा होता है, वहीं पर वो लोग रह रहे हैं। यहाँ पर वो बताते हैं कि एक्चुअली ये जो फैक्ट्री है ना, ये पहले एक शमशान घाट थी, ठीक है, एक कब्रिस्तान था, एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। कहता है कि मैंने तो कई बार यहाँ पर खुद लोगों की खोपड़ियां और जो है बोन्स, हड्डियां जो है मैंने देखी हैं, ठीक है, खोपड़ियां और हड्डियां मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैं, ठीक है। सचमुच में ये एक कब्रिस्तान था पहले, अब कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया। वैसे ही इन सब चीज़ों के बारे में सुनकर डर ही लग जाता है। और फिर से वही बात बोलूंगी कि पहले के ज़माने की बात है, जब ना तो फ़ोन होते थे कि भाई इमरजेंसी हो जाए तो किसी को फ़ोन कर लो, सुनसान इलाके हुआ करते थे, अंधेरा बहुत होता था सड़कों पर, कहीं स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं होती थी। तो यहाँ वो ये बात बताता है कि कहता है कि मैंने तो रात को घोस्ट, मैंने तो भूत भी देखे हैं। He further told Mahindra about an ugly female ghost who would roam around at midnight during full moon. She would appear to be a skeleton carrying a fetus in her arms. यहाँ पर वो उसे एक डरावनी कहानी सुनाता है। वो महेंद्र को क्या बोलता है? वो महेंद्र को बोलता है कि महेंद्र साहब, यहाँ पर ना एक बहुत ही ज्यादा बदसूरत सी भूतनी घूमती है, ठीक है, एक बदसूरत महिला का भूत यहाँ पर घूमता है, जो मध्य रात्रि में आती है, ठीक है, मध्य रात्रि में फुल मून नाइट ये होता है ना कि पूर्णिमा के दिन जो है वो रात को आती है। और ऐसा लगता है वो बिल्कुल औरत कैसी दिखती है, बिल्कुल एक स्केलेटन, हड्डियों के ढांचे की तरह दिखती है, जिसने हाथ में छोटा सा बच्चा पकड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसके बच्चे को उसने हाथ में पकड़ा हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होंगी कि कोई माँ थी जिसका बच्चा खत्म हो गया, या किसी ने उसको जला दिया, या कुछ ऐसी कहानी हो गई, तो वो उसके बाद अपने बच्चे के साथ ही नजर आती है। तो इस तरह की कहानी जो है वो उसे बताता है। भाई फीटस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बच्चे पूछ सकते हैं। फीटस का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है, जो भ्रूण जो अभी पूरी तरीके से जो बच्चा विकसित नहीं होता है, ठीक है, बच्चा जब माँ की कोख में होता है तो वो भ्रूण होता है, फीटस होता है, ठीक है। तो उस बच्चा, वो अगर बच्चा जो है कैसा दिखता है, वो पूरा फुल्ली डेवलप्ड बच्चा नहीं होता, पूरा विकसित बच्चा नहीं होता है, तो ऐसा उसे दिखता है। महेंद्र का क्या रिएक्शन होता है? ईश्वरन्स घोस्ट स्टोरी डिस्टर्ब्ड महेंद्र अ लॉट। ही इमीडिएटली कॉल्ड द स्टोरी टू बी इमेजिनेटिव एंड वेंट टू स्लीप। अब ईश्वरन की कहानी सुनकर अब वही बात है, वो डर जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, परेशान हो जाता है। महेंद्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और पहली बार ऐसा होता है कि ईश्वरन की कहानी सुनकर वो परेशान होता है, और वो कहता है कि चलो ये सब कहानी तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, ये सब इमेजिनेटिव है, मनगढ़ंत है। और जब हमें डर लगता है तब भी हम ऐसा ही करते हैं। जब हमसे कोई भूतों की बातें करता है और हमें बहुत डर लगता है तो हम ये कहते हैं भूत कुछ नहीं होते, चुप हो जा, कुछ नहीं होता भूत। एक्चुअली हम खुद को ही मना रहे होते कि हाँ भूत कुछ नहीं होते, चलो चलते हैं यहाँ से। However, the story had greatly affected महेंद्र वहां से चला तो जाता है, लेकिन इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर होता है, बहुत प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। From that day, महेंद्र would look outside the window every night to make sure that there was no movement outside.
उसके बाद से महेंद्र रोज रात को खिड़की के बाहर देखता था कि कहीं कोई दिख तो नहीं रहा, कहीं कहीं भूतनी तो नहीं है, क्योंकि ईश्वरन बोल देता है कि खिड़की के बाहर भूतनी दिखती है, उसके हाथ में बच्चा है, ऐसे ऐसे। तो वो रोज खिड़की के बाहर चेक करने लगता है। अर्लियर महेंद्र यूज्ड टू एडमायर द लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स बट नाउ ही अवॉइडेड लुकिंग आउटसाइड। इससे पहले वो जब चांदनी रात होती थी, पूर्णिमा की रात होती थी, तो उसे अपने बाहर देखने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि चांदनी रात में सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना बिल्कुल वाइट वाइट हो गया है। और ये वही बात है, जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो चांदनी रात में सब कुछ बड़ा जगमग दिखता था, और महेंद्र को अपनी खिड़की के बाहर देखना बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब वो अपनी खिड़की के बाहर नहीं देखता है। क्यों भाई? उसे डर लगता है कि कहीं भूतनी मुझे भी ना दिख जाए। महेंद्र सीज द घोस्ट। फाइनली महेंद्र को भूतनी दिखती है। वन नाइट महेंद्र वोक अप when he heard a low moan or sound close to the window। एक रात महेंद्र की आंख खुलती है और उसे एक लो मोन का मतलब होता है उसे एक धीमी करहाने की आवाज, ठीक है, करहाने की आवाज जो है उसे सुनती है, और वो खिड़की के पास जाता है। एट फर्स्ट he decided not to look बट द साउंड बिकेम लाउडर। जो खिड़की के बाहर उसे आवाज आ रही है, वो पहले डिसाइड करता है कि नहीं, खिड़की के बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब करहाने की आवाज तेज होती जा रही है। He saw a dark, cloudy figure holding a bundle. Mahindra was terrified by seeing it. Later, he thought that it might have been some trick of his subconscious mind. अब महेंद्र जो है देखता है, क्या देखता है? उसे क्लाउडी फिगर दिखती है। क्लाउडी फिगर का मतलब होता है काले बादल जैसी आकृति को हाथ में गठरी पकड़े हुए देखता है। यह देखकर महेंद्र घबरा गया। बाद में उसे लगा कि शायद वह उसे उसके अवचेतन मन की कोई चाल होगी। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है बेटा? कई बार हमारा दिमाग हमारे साथ बहुत सारे खेल खेलता है। हमारा अवचेतन मन हमारे साथ कोई गेम खेलता है। जितने भी आप भूत वाली पिक्चरों को देखोगे तो भूतों वाली पिक्चरों में क्या होता है, जब भी किसी को भूत दिखता है तो सबसे पहले वो अपने मन को मनाता है कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये जरूर मेरे मन की कोई उपज होगी, जरूर ये मेरे मन की कोई जो है ना, मेरा मन मेरे साथ शरारत कर रहा है, मेरे मन का ये जो है वहम है कुछ। तो उसे भी यही लगता है कि मन का वहम है, और वो सो जाता है। Mahindra's decision to leave the place। लेकिन ऐसा क्या होता है कि महेंद्र वहां से निकल जाता है। The next morning Mahindra was ready to go to his office. He had completely forgotten his experience, but Ishwaran reminded him about the ghost। अगली सुबह महेंद्र एकदम तैयार था, ठीक है, काम पर निकलने लगता है। भूल गया था भाई रात के इंसिडेंट के बारे में, क्योंकि वो सोचता है, अपने दिमाग को झटक देता है कि ये सब मेरा वहम था। लेकिन ईश्वरन उसे रिमाइंड कर देता है, उसे याद दिलाता है भूत के बारे में। He told Mahindra that he had heard the sound coming from Mahindra's room and had come to see him. Mahindra was horrified at this reminder. He decided to leave the place next day and handed over his papers। अब अगले दिन क्या होता है? अच्छा, उस टाइम पे क्या होता है, महेंद्र तो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन ईश्वरन भी उसे बताता है कि मुझे आपके कमरे से आवाज आई थी, और आपके कमरे से मुझे करहाने की आवाज जो है सुनाई दे रही थी। मैंने भी देखा था, मैं आपको देखने के लिए आया और मैंने देखा कि आपको दिखाई दिया वो भूत। तो यहाँ पर महेंद्र सोचता है कि नहीं भाई, ये मेरे मन का वहम नहीं है। अब ईश्वरन को कैसे पता चला कि एक करहाने की आवाज आ रही है? इसका मतलब है उसने भी सुना था, यानी कि भूतनी सचमुच में है। तो महेंद्र बहुत डर जाता है, दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। सोचता है कि नहीं भाई, यहाँ से तो मुझे खाली करना पड़ेगा, यहाँ मैं और नहीं रहूंगा। और वो अपने कागजात जो है वो पकड़ा देता है, और मतलब कागजात पकड़ा देता है यानी कि वहां से नौकरी छोड़ देता है, वहां से जो है वो भाग खड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डिड महेंद्र डिसाइड टू लीव? महेंद्र फैसला क्यों लेता है वहां से निकलने का? भाई महेंद्र ने तो पहले भूत की कहानी पर विश्वास नहीं करा, उसे अपना अवचेतन मन की एक उपज समझा, उसे एक अपना वहम समझा, पर बाद में उसे जब पता चला कि ईश्वरन को भी ये सब सुनाई दे रहा है तो वो वहां से चला गया। तो यहाँ पर भी कहानी थोड़ी सी ऐसे मोड़ पर खत्म हुई है जहां इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हो सकती है। क्या सचमुच में ईश्वरन जो है कोई भूत था, या ईश्वरन सच बोल रहा था या नहीं बोल रहा था, कि ईश्वरन ही था जो भूत बनकर उसे डरा रहा था? तो कई बार मैंने देखा है, क्योंकि मैंने तो सारी मालगुडी डेज की बहुत सारी जो है एपिसोड्स को देखा है,
और स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स को भी देखा है। तो मैंने यही देखा है कि ये जो आर के लक्ष्मण है उनकी एक खासियत है, वो अपने जो पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं ना, उनके मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाते हैं कि आप सवाल करें अपने मन में। आप ये बड़ा अच्छा तरीका होता है राइटर्स का कि आप पढ़ने के बाद भी आपके मन में रहे कि अच्छा क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ताकि आप उसके बारे में और सोचो। तो बहुत सारे लोगों का अलग अलग सोचना होता है इस कहानी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन? राइटर कौन है भाई? आर के लक्ष्मण, डी के तिवाना, खुशवंत सिंह या फिर नन? तो सोचो 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 कौन है। कई बार मैं उनका नाम ले चुकी हूं, आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण जो है वो राइटर है। व्हाट वाज ईश्वरन फॉन्ड ऑफ रीडिंग? ईश्वरन को क्या पढ़ना पसंद था? बुक्स, कॉमिक्स, फिक्शन या पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स? क्या पसंद था जिससे उसने प्रेरणा ली? वो उन्हें पसंद था पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ना। तमिल भाषा में जो लिखे गए रोमांचकारी कहानियां होती थी वो पढ़ता था। Who story did ईश्वरन टेल महेंद्र? महेंद्र को किसकी कहानी सुनाई? लेपर्ड की, लायन की, मैड एलिफेंट की या फिर किसी की नहीं? तो भाई यहां पर उन्होंने उन्हें कहानी सुनाई मैड एलिफेंट, पागल हाथी की कहानी जो है वो सुनाई ईश्वरन को, सॉरी महेंद्र को। Where did the elephant enter? एलिफेंट कहां एंटर कर गया था? रूम, हाउस, स्कूल ग्राउंड या फिर नन? कहां एंटर कर गया था पागल हाथी? तो पागल हाथी एंटर कर गया था स्कूल ग्राउंड में। ठीक है, स्कूल ग्राउंड में जो है वो एंटर कर गया था। लास्ट है, व्हाई डिड ईश्वरन ऑफन सी एट नाइट? अच्छा सॉरी, व्हाट डिड ईश्वरन ऑफन सी एट नाइट एट हिज वर्क प्लेस? ईश्वरन ऑफन यानी कि बार बार क्या देखता था? बार बार उसे क्या दिखाई पड़ता था अपने काम करने की जगह पर? घोस्ट, एलिफेंट, स्ट्रेंज बर्ड्स या फिर ऑल ऑफ दीज? क्या दिखता था? घोस्ट दिखते थे, एलिफेंट दिखते थे, स्ट्रेंज बर्ड्स या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है घोस्ट। भाई वो कहता था कि मुझे यहाँ पर अक्सर भूत दिखाई देते हैं। तो ऑफन को हम लोग हिंदी में अक्सर भी बोल सकते हैं कि अक्सर उसे क्या दिखते थे? भूत दिखते थे, हड्डियां दिखती थी। ठीक है, यहाँ पर वो ये भी कहता है कि मुझे बोन्स दिखती हैं और स्कल्स, खोपड़ियां दिखती हैं, हड्डियां दिखती हैं। ठीक है, तो काफी डरावने जो है ये बात थी, इसीलिए महेंद्र बहुत ज्यादा डर जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गए होंगे, तीनों के तीनों। तो तीनों चैप्टर्स में बड़े अच्छी जो है वो बातें हैं, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना और अपना स्कोर मुझे बताना। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं उनमें से आपके कितने करेक्ट थे? मुझे तो लगता है भाई सारे ही करेक्ट होने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, सिंपल थे और आप लोगों ने भी बड़े ध्यान से पढ़ा है तो आपको आते होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।